अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपने बड़ों से सीखते हैं और एक और चीज़ हमारे बड़ों ने हमें सिखाई, देखा है आपने, अक्सर बुज़ुर्ग जो घरों के होते हैं सब पूरे कज़न्स को, पूरे बहन भाई को एक साथ लाइन में बिठाकर समझाते हैं कि देखो बेटा, अगर मजबूत बनना है तो एक ख़ानदान रहो, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। बल्कि हमने तो बचपन में वो कहानी भी सुनी है कि वो एक लकड़ी को यूं करके तोड़ देंगे, लेकिन अगर 10 लकड़ियों को या 7-8 लकड़ियों को एक साथ मिलाकर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो नहीं टूटेगी। ज़िंदगी में कभी कभार बहुत अच्छे तरीके से लोग बिज़नेस संभालते हैं, अगर वो कज़न्स और भाई बहनों का कॉम्बो होता है। ज़िंदगी में बहुत अच्छे तरीके से लोग रेस्टोरेंट्स चला रहे होते हैं, अगर वो पूरा कॉम्बो होता है ख़ानदान का। डिज़ाइनर्स के ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, उनके भाई और बहन मिल के पूरा बिज़नेस संभाले हुए होते हैं और वो बड़ा अच्छा रन कर रहा होता है। सो ये जो आपस के कॉम्बोज़ हैं ना, ये बड़ी ताकत रखते हैं, ये बात हकीकत है। अच्छा, अब ये मैं लोगों के कॉम्बोज़ के अलावा अगर दूसरी कॉम्बिनेशंस पे आऊँ, जैसे बिरयानी अगर आप खाएं तो उसमें आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर रायता मिल जाए तो क्या ही बात है। तो बिरयानी और रायते का कॉम्बो, ओह क्या बात है। फिर अगर कोरमा खाएं तो मतलब पाकिस्तान जैसा कोरमा तो कहीं नहीं मिलता, लेकिन अगर कोरमे के साथ शीरमाल या ताफ्तान हो जाए तो कोरमा खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है ना। अच्छा कॉम्बो। फिर अरे भाई, अगर तंग पजामा पहनना है ना अंगरखे के साथ या नारकली के साथ, तो उसके साथ अगर खुस्से का कॉम्बो ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। तो खुस्सा इज़ अ मस्ट विद आड़ा पजामा। उसी तरह बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस हैं जो आपने दिमाग में बनाए हुए हैं कि बस ये हैं, और इसी तरह कॉम्बोज बनाते बनाते कभी कभार हम गलत कॉम्बिनेशन का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो पहनना ओढ़ना हो, चाहे वो स्किन केयर ट्रीटमेंट्स हो, या और बहुत सारी चीज़ें। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये काम जो आप कर रहे हैं इतने साल से, यही तो गलत कर रहे हैं, यही तो गलत कॉम्बिनेशन है। तो आज मैं सही कॉम्बिनेशंस की नहीं बल्कि गलत कॉम्बिनेशंस की बात करने यहाँ आई हूँ, क्योंकि आपको पता ही नहीं। जब आपको पता ही नहीं है तो मैं आपको क्या कसूरवार ठहराऊँ? तो कसूरवार ठहराने के बजाय मैं आपको पता लगवाना चाहती हूँ, अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि कौन से कॉम्बिनेशन जो हैं वो एक साथ एक दूसरे के लिए नहीं बने। कहते हैं ना, दो अच्छे लोग एक साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल वैसे ही कि दो अच्छे लोग हैं और उनकी डिवोर्स हो गई या वो एक छत के नीचे नहीं रह सके, कोई तो वजह होगी। शैतान तो नहीं, इंसान ही है ना वो। तो कोई ना कोई वजह होगी कि दो अच्छी चीज़ें जब आप कंबाइन करके एक साथ अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं बजाय फ़ायदा पहुंचाने के। ये अवेयरनेस देना जैसे हमारी ड्यूटी है। तो आज ये पूरा 2.5 घंटा डेडिकेट करते हैं इस अवेयरनेस के नाम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये इतना लंबा क्यों मेरी टीम जो है, जब हम वापस आते हैं ना ब्रेक के बाद, क्यों इतना लंबा कि मैं बोलूँ कब? अब अच्छा, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी हंसी नहीं निकल रही है, वो नहीं रुक रही है। खैर बहरहाल आज हम शो कर रहे हैं कि हम गलत कॉम्बिनेशन जो आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, हम आपको रोकें, हम आपको अवेयरनेस दें कि ये सही कॉम्बो नहीं है। देखिए, कपड़ों में गलत कॉम्बो कर लिया चल जाएगा, मतलब ज्वेलरी में या इस तरह मेकअप में गलत कॉम्बो कर लिया चल जाएगा, मगर आपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी चीज़ गलत कॉम्बो कर ली वो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाएगी। अगर आपने स्किन के हवाले से गलत कॉम्बो कर लिया, वो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी, कपड़ों में गलत कॉम्बो होगा, लोग फिर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, वो सही है, वो चल जाएगा। मेकअप होगा, वो थोड़ा गड़बड़, तस्वीरें ख़राब आएंगी, वो सब चल जाएगा। लेकिन अगर हेल्थ और स्किन का मामला हो तो बहुत मसले हो जाएंगे। तो हमारे साथ आज चारों एक्सपर्ट्स हैं जो आपको हर चीज़ में गलत कॉम्बिनेशंस के हवाले से गाइडलाइंस देंगे। जाहिर है पहले मेरे पास डॉक्टर ज़ारा हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो गाइडलाइंस देंगी हमें स्किन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप जिनकी खुद की स्किन हमेशा चमकती रहती है, मतलब हर डॉक्टर की चमकती नहीं है, लेकिन इनके पास ज़्यादातर लोग इसीलिए आते होंगे चमकती हुई स्किन, अपनी जैसी स्किन बना दें। हाँ, ये तो है। फिर मेरे पास है डॉक्टर मदीहा हसनैन जो कि MBBS
सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑनलाइन फिटनेस कोच है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? I'm good. आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज हम बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाएंगे जो लोग पता नहीं सदियों से खा रहे पी रहे हैं कंबाइन करके। हम ज़रा आज उनकी आदतें ख़त्म करेंगे। फिर मेरे पास है जी एहतशाम अंसारी जो कि सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट है और ऑब्वियसली डिज़ाइनर भी हैं। इतनी सारी नो हाउ इनको मौजूद है, निचोड़ लेंगे आज हम इनको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अब आज ज़रा राज खुलेगा गलत कॉम्बोज जो हम इतने फ़ख्र से कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे हम लग रहे हैं और पता चल जाएगा। बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हाँ, और हमारे पास है किरण। किरण आज मेरे पास यहाँ क्यों है? इसलिए कि अगर ये पठान भाई का 1000 रुपए का कुर्ता भी उठाती हैं तो ये कुछ ऐसा कंबाइन करती हैं, ऐसा कॉम्बो बनाती हैं कि मैं कहती हूँ वही जोड़ा हाँ। किसी ब्रांड ने मुझे दिया होता है पैसे दे के पहनने के लिए और ये पहन के आती है तो क्या उसकी गजब ढा देती हैं। और मैं कहती हूँ मैं यहाँ से मोटी लग रही हूँ, मैं वहाँ से मोटी लग रही हूँ, तुमने कैसे पहन लिया? ये अच्छी लग रही होती है। हाँ, इसलिए है किरण, इसीलिए यहाँ अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ये ठीक। अच्छी लग रही हैं आज। आप तो हमेशा अच्छी। राइट कॉम्बिनेशन। राइट कॉम्बिनेशन। सो और बाकी किरण, ये तुम्हारी, मैं तुम्हें एक क्रेडिट देना चाहूंगी, तुम गलत कॉम्बो को भी इतने सलीका शुआरी से पेश करती हो। वो असल में वो काम बन जाता है ना, वो मुझे करना ही पड़ता है, तो फिर मैं कहती हूँ उसको और तरीके से कैसे घुमा फिरा कर अच्छा दिखाया जाए। मतलब एहतशाम आप जो कहेंगे ये गलत है वो ये सही करके दिखाती है, पता नहीं क्या उल्टी लटकती है, क्या नहीं, ये कुछ ज्यादा एग्जैजरेट कर रही है। अच्छी बात है। ये अच्छी बात। आपकी सारी नेगेटिव वाइब्स, सारी आपकी जो एक वो डोंट डू इट वाइब्स जो है ना, वो आप साइड पे रखते है ही नहीं। भाई क्या कितना प्यारा ले यार, खाली 500 का कुर्ता है। मैंने कहा क्या? हाँ, ये तो खैर है। मैं जब भी आई हूँ मैंने कहा ये तो वो पठान से लिया था, ये तो मैंने कहा क्या यार, बहुत अच्छा डिजाइनर कुर्ता लग रहा है। उसको भी इतने अच्छे से खैर ये नहीं है 500 का बहन, ये भी सस्ता सा, ये सेल में उठाया था, पता नहीं कहाँ से। बस कर दो। हाँ सीरियसली, यही हमारे कपड़े कौन खरीदेगा? ये पठान भाई के हाउस में भेज देती है, मॉल्स पे। लॉन वॉन के जोड़े में ले आती हूँ यहाँ। बेचारे डिजाइनर मुझे दे दे के थक रहे हैं रोज कपड़े, वो कौन खरीदेगा? 1600 1800, तो ये भी हैरान हो जाती है, लोग भी हैरान हो जाते हैं। अच्छा जी, हम शुरुआत करते हैं अब खाने पीने से शुरू करें डॉक्टर मदिया। जी श्योर। खाना पीना काफी लंबा चलेगा वैसे, आप थोड़ी नई नहीं है ना, फिर पता नहीं इनको बोलने का मौका मिले ना मिले, मैंने तो शुरू में ही दे दूं। जी डॉक्टर मदिया, कुछ कॉम्बोज हम ऑन स्क्रीन दिखाते हैं जो लोग बहुत ही, ये देखिए जैसे चीज और मीट जी, तो बहुत सारे खाने ऐसे हैं जैसे बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, मतलब कितने सारे कॉम्बिनेशन के ऐसे खाने। हमारे देसी खानों में हम आलू गोश्त, स्टेक्स, आलू गोश्त बहुत घरों में बनता है। या फिर हम बर्गर्स खाते हैं स्टेक के साथ, मैश पोटैटोज होते हैं। तो असल में होता ये है नहीं, ये तो चीज और चीज है, ये आलू नहीं है जी। अभी हम चीज और मीट की बात कर रहे हैं। जो तस्वीर आएगी हम उसी के ऊपर बात करेंगे। दिस इज अ कॉम्बिनेशन पिज्जा, बर्गर्स और इसके अलावा चीज जो होती है ना, स्टेक्स में डालते हैं, स्टेक में भी पास्ता होता है, पास्ता में हम मीट और चीज, लजानिया सब, उन चीजों में भी ये होता है और हम बड़े शौक से खा रहे होते हैं। तो क्या है ये गलत है सही है? बिल्कुल ये गलत कॉम्बिनेशन है जी। it's not good for your gut। आपके स्टमक के लिए it's not at all good because मीट जो है it needs, उसको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत चाहिए होती है डाइजेस्ट होने के लिए, बिकॉज इट्स हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन। उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होगी, उसके लिए मीट के लिए, जो स्पेशली मीट के लिए प्रोड्यूस होगी। उसके साथ जब हम चीज़ कंबाइन करते हैं, चीज़ इज़ डेयरी प्रोडक्ट। इट्स आप समझ लें कि ये, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, मीट में आयरन बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम और आयरन कॉम्बिनेशन नहीं होता इस वजह से। सो any starchy or any dairy product with meat, especially red meat, is not good for you। रेड मीट तो वैसे ही डाइजेशन में काफी जी, डाइजेस्ट करने में रेड मीट को बहुत टाइम लगता है। योर बॉडी हैज टू वर्क अ लॉट टू डाइजेस्ट रेड मीट। 2 to 3 days 72 hours I think to digest red meat। अच्छा सुनिए डॉक्टर मदिया, कितने सारे खाने की जो रेसिपीज है वो मीट और चीज़ की एक साथ है। इट्स जस्ट आपकी ज़बान का जायका जो है ना, वो हम लोगों ने इतना ज़्यादा उसको अपने अच्छा अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक करके पूछती हूँ, अगर हमने पास्ता खाना है, हाँ जी, हम उसमें मीट नहीं डालें, पास्ता और पार्मेसन चीज़ और ये सब करके खा लें तो वो चलेगा? यस दैट्स ओके।
अच्छा That's okay. बाद में मीट खा के अलग से हिलने भाई। अगर यूँ देखें तो पास्ता itself is मैदा, वो वैसे ही नहीं It's a अच्छा। starch, तो exactly. मतलब तो क्या खाएं मर Whole जाएं? wheat. healthy variants भी आ गए पास्ता में. There's whole wheat pasta, whole grain pasta. अगर आपके we do पेट add आप- meat ना, ताकि बच्चे पास्ता के अंदर मीट डाल के भाई खा लें ऐसा chicken। है कि हमारे गट में ना वो वाले बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं जो मीट और चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसको भाई, जो लक्कड़ बुरा है- हजम कहते हैं. लक्कड़ हजम। जो बुरा है वो बुरा है, वो तो अब बुरा हम है। बुरे हो चुके हैं तो अब क्या कर सकते हैं? ये क्या हेल्दी नहीं है या नहीं, वैसे logic है वो- ना। You उन्होंने can कहा ना eat iron, it calcium. separately, but together in one meal it's not really good मतलब for it you. gives you bloatedness, Yes, heaviness। bloating होगी, मतलब बहुत मेरे slow डाइटिशियन digestion थे, होगा. मेरे डाइटिशियन थे, उन्होंने कहा आपको पता है ये पाकिस्तानी कौम जो दाल चावल मिलाकर खाती है ये कितना गजब का काम करती है, खराब काम करती है। 2 ग्रेन्स एक साथ मिला के खा रहे हैं, या दाल अलग खाओ या चावल अलग खाओ, दोनों ग्रेन्स को एक साथ मिला के खा रहे हो दाल चावल। मैंने कहा अल्लाह, वो तो इसका हमारे मतलब लेकिन ये तो मैं आपको हलीम और बताऊं, हरीसा और ये सब भी दाल और कैंसिल है। चावल में इतना कोई बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है। Yes, dal and चावल is actually a very good combination. तो वो क्यों कह रहे थे भाई? Everyone has their own, you know. हम किसकी सुने? निदा लॉजिक है, दाल और चावल हम देते हैं खिचड़ी बना के, ठीक है। और खिचड़ी जब देते हैं जब हम बीमार होते हैं, जब हमारा पेट खराब होता है तो हम बोलते हैं ना, क्योंकि वो इजी डाइजेस्टेबल है। आप उसको अगर च्यू करके खाएंगे, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दाल एंड चावल कॉम्बिनेशन। इट्स अ परफेक्ट लाइट मील बन जी, और सेकेंडली दाल में जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स हम कहते हैं दे आर इनकम्प्लीट, उसकी चेन इनकम्प्लीट होती है, बट व्हेन आप उसको चावल के साथ मिक्स करते हैं तो वो चेन पूरी हो तो जाती इसको दाल चावल हेल्दी Is a very healthy. खुश हो जाओ तुम लोग। मैं गलत बोल रही हूँ। साथ अचार ले लो तो A1। है. ये या लो। कबाब ले लें, कबाब दैट्स नाइस. अच्छा, जी, Okay. दैट्स यू नो चिकन का कबाब ले लें तो प्रोटीन, मोर प्रोटीन एंड लेस दिस थिंग स्टार्च, तो ये ज्यादा बेहतर. अच्छा अब क्या है रॉन्ग कॉम्बिनेशन? बिल्कुल. माय गॉड, ये नाश्ते में तो नाश्ता है। नहीं, दैट्स अ कैच. असल में हम देखते हैं जब लोगों को गेन करना होता है, बल्क करना होता है, तो वो कच्चे अंडे दूध में डाल के पी रहे होते हैं. हाँ, सही है। अगर अंडा कच्चा है दैट्स नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज कच्चे अंडे में एक बैक्टीरिया हो सकता है जो आपको अगर हम उसको कुक करते हैं, ऑब्वियसली एक टेम्परेचर होता है जिस पे वो सही। आएगा तो वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा. लेकिन जो रॉ कच्चा अंडा दूध में डाल के पीना, अक्सर ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि माएँ बच्चों को भी दे रही होती हैं कच्चा अंडा दूध में डाल के. दैट इज नॉट एट ऑल, बहुत गंदा इन्फेक्शन हो सकता है. बच्चे बेचारे वो कर रहे हैं, नाक बंद करके पी लो, तुम्हें लंबा होना है, छोटे कद का नहीं रहना। जी. ये कह के बच्चों को ताकत मिलेगी, कच्चा अंडा ले लो। हाँ, कच्चे अंडे को हमने ये सोचा हुआ है कि ताकत मिलेगी, लेकिन इसमें ऐसी कोई मतलब इसमें ट्रूथफुलनेस कुछ भी नहीं है. अंडा पका के तो आपने खाएं. ये जो गलत कॉम्बिनेशन कहा है ये कच्चे अंडे का अंडा है, जी. पके हुए अंडे का पके हुए combination। अंडे यू कैन हैव पका हुआ अंडा विद मिल्क, बट नॉट लाइक हर रोज नहीं. हर देखिए रोज जैसे के लिए बच्चे अक्सर जो combination- नाश्ता करते हैं ना जी। उसमें दूध, अंडा, ब्रेड, जी। यही सारी हेल्दी चीजें जी। होती है ना, तो कि जब हम बच्चे को सुबह नाश्ता करा रहे होते हैं If the अंडा इज कम्प्लीटली कुक्ड, हाफ फ्राई नहीं है, मतलब उसमें Omelette आप दें अक्सर जी या ऑमलेट boiled दें egg। या बॉइल्ड एग दे दें, मतलब योक उसकी कम्प्लीटली कुक्ड होनी चाहिए. ओके लेकिन अक्सर With- बच्चों with का वो अजीब सी वो फीलिंग हो जाती है ना, ऐसे जी Nausea होने लगता है। नौजिया होता जी। है। मैं सुबह नहीं इस देती वजह से बच्चे भी को होता दूध, है। वो आके पीता है दोपहर वगैरह में। सुबह वो सिर्फ ऑमलेट चीज के साथ खाता है। भाई ये सही कॉम्बिनेशन this है is कि good. नहीं? पता चले पता नहीं क्या खिला रही हूँ, कैसी माँ हूँ मैं। This is good. और अच्छा अब ये क्या है? Banana? केला और दूध। जी, केला ये तो और मैंने भी दूध जो सुना हम है। बच्चों को ब्लेंड करके दे रहे होते हैं. केला Bloating खिलाया, करता है उसके ऊपर बहुत। से उसको दूध की बोतल दे दी. इट्स ये नॉट तो एट मैं ऑल हमेशा गुड. देती इससे बहुत ज्यादा स्लो डाइजेशन होगी, बहुत ज्यादा. ये केले तो में मैंने भी बहुत उबरा सा फील होगा, जी, बच्चा इट्स हैवी लाइक ब्लोट हो जाएगा पूरा पेट जो है ना, वो ब्लोट हो जाएगा बिकॉज इट हैज टू वर्क रियली हार्ड टू डाइजेस्ट बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम. आयरन एंड कैल्शियम। आयरन कैल्शियम वही की हो भी, गया वो ना आगे सारा। बनाना में आयरन केले में बहुत ज्यादा आयरन तो खैर होता है, लेकिन इतना Potassium, ज्यादा नहीं. पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, ये चीजें ज्यादा होती हैं, लेकिन आयरन भी है. और दूध के साथ अगेन इट्स गोइंग टू क्लैश. ना आयरन एब्जॉर्ब होगा ना कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा. सही है। बाहर पता ना चले, अंदर बहुत पता चल रहा बट होगा जैसे बेचारे मुझे एक को। बात बताएं, अब तो इतने आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं, जैसे आलमंड मिल्क आ गया है, Yes, देन आपके पास सोया मिल्क आ गया है, या और इस तरह के जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है मिल्क के, उनके साथ अगर कंबाइन करें इन अमीरों के चीज़ों को, मिल्क, अमीरों के लिए। बट वो थोड़ा जो सा प्रिविलेज्ड आई वुड से, बट वो बहुत कोकोनट heavy मिल्क हो गया, जाएंगे। आलमंड मिल्क हो गया, हाँ, सोय उनमें मिल्क से- हो गया, हाँ। दे आर मेड विद वाटर.
ओके या व्हेन यू हैव तो उनको कंबाइन किया जा सकता है? जी, बिकॉज दे आर प्लांट बेस्ड। ओके, दैट इज नॉट एनिमल प्रोटीन ना। ओके, मिल्क जो हम काउ मिल्क लेते हैं वो एनिमल प्रोटीन है, और जो हम प्लांट बेस्ड मिल्क है लाइक आमंड, सोय और कोकोनट, दैट इज ओके। भाई अलग अलग खा लेना, दूध अलग पी लीजिए, जी। केला अलग खा कितना लीजिए। गैप आप कहती हैं होना आई चाहिए? थिंक 2 आवर्स तो होना चाहिए। पहले केला खाएंगे पहले दूध पिए क्या? जो आपकी मर्जी है। कुछ भी कर लो। बच्चों को अगर दे दें, बच्चे कुछ नहीं ले रहे तो उनके लिए एक पूरा कंप्लीट मील हो गया ना क्या चीज? ये मिल्क शेक। नो नो, ये अच्छा खुद अपनी गालिब अपने आप मिल्क शेक इटसेल्फ इज अ गुड। मिल्क शेक इज नॉट गुड। मैं ये आई वांट टू सो अभी जो Give लोग this to the दूध world हम that- पीने वाले हैं उनका मिल्क क्या शेक इज होगा? नॉट अ वेरी हेल्दी ऑप्शन। मिल्क अगर आप 250 ml या 200 ml मिल्क लेते हैं उसमें ऑलरेडी नेचुरल 18 grams ऑफ शुगर होता है। व्हेन यू कंबाइन इट विद फ्रूट आल्सो हैज शुगर और शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है फाइबर, और फाइबर किन चीज़ों में होता है? आप ग्रेन्स ले लें, उसमें फाइबर तभी होता है। देखिए दूध पीने से बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत सारे Especially लोगों बुजुर्गों को। को। डेयरी जो है ना, इट्स एक्चुअली बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती जी। और डेयरी इसीलिए भी अवॉइड की जाती है, और ये प्लांट बेस्ड मिल्क जो आए हैं वो इसीलिए आए हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों को डेयरी इस्तेमाल नहीं सूट नहीं करती। दूसरा, वी आर नेवर श्योर कि ये कितनी खालिस है, ये कितनी प्योर है, उसकी हम प्योरिटी के बारे में वी कैन नेवर नो ना। चाइना और साउथ कोरिया में तो डेयरी प्रोडक्ट्स ही नहीं है, वो लोग बनाते ही नहीं है। उनका बहुत ही दिमाग में हार्ड वायर फिक्स हो गया है कि वी आर नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट है हम लोग ना। अच्छा, अब ये कुछ क्या नहीं लेते। नहीं लेते। अक्सर लोग खाने के बाद चाय लेते हैं फौरन साथ ही। हाँ जी। खाना खत्म हुआ, अच्छा जी मेहमानों के लिए चाय बन रही हम है। पाकिस्तानियों की तो ये आदत है। पाकिस्तान में आई थिंक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है दुनिया भर में जहाँ पे चाय सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, और नाश्ते के साथ चाय बहुत Yes, लाजमी चाय। है। तो या ये क्या है नाश्ते के combination फौरन ये? बाद चाय इज गुड इफ इट्स शुगर फ्री, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको लेनी चाहिए और आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी है, फ्लैवोनॉइड्स होते हैं इसमें। लेकिन अगर आप खाने के साथ और खाने के फौरन बाद चाय लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो खाने में जो खाना गया है उसमें जो ग़िज़ाइयत है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, चाय उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। ले और ये जो दूध पत्ती पकी हुई चाय होती है, ये तो वैसे ही जितनी ज्यादा पकी होगी उतनी ज्यादा वो Toxic समझ लें होगी। हैवी होगी। हाँ। और आपने ये नोटिस किया होगा कि नाश्ता करने के बाद भी हल्की भूख होती है, चाय पीते हैं भूख खत्म हो जाती है, बिकॉज हमारा पेट इतना यहाँ तक भर जाता है क्यों। और उसके बाद जब हमारे जो न्यूट्रिशन है, जो हमारे जैसे समझ लें आप, अगर आपने कोई अंडा खाया है या आपने कोई भी खाना खाया है, एनीथिंग जिसकी हम खुद सोच रहे हैं ग़िज़ाइयत मिल रही है, बहुत अच्छा है, मेरे लिए बेस्ट है, मैं बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाया, उसके ऊपर आपने चाय पी ली, उसकी ग़िज़ाइयत खत्म है। अच्छा, तो आप चाय पीने का सही वो बताएं ना आप टाइम। एटलीस्ट 20 मिनट्स टू 50-60 मिनट्स रुकें, उसके बाद आप चाय। अच्छा, बहुत सारे लोग बेड टी पीते हैं ना, जस्ट सुबह पहले बहुत चाय से पिए। खाली पेट चाय तो आई worst है। थिंक इट्स हाँ। द वर्स्ट थिंग। Poison। आप अपने स्टमक को जला रहे हैं उससे, उस चाय से, बिकॉज चाय में एसिड्स होते हैं। और उसके अलावा दुनिया अगर छोड़ के चली जाओ आज। हम पाकिस्तानियों को बहुत रॉन्ग आदतें लगी जी हैं। और इसका एक अच्छा बहुत अच्छा हल ये है कि कोई भी कैफीन, ब्लैक कॉफ़ी लेते हैं बहुत सारे लोग, चाय लेते हैं, कोई भी कैफीन सुबह निहार मुँह लेने से बेहतर है आप उससे पहले 2 ग्लास पानी पी लें, उसके बाद यू कैन। ओके, अच्छा, देयर इज अ यू नो एक बैरियर आ जाएगा आपकी जो स्टमक में मतलब आप जो acids चाय पीने वाले लोग हैं वो पहले पानी पहले पिएं? पानी पी लें। रात भर आपके स्टमक में जो एसिड्स बने हैं आप उनको फ्लश आउट करें, डाइल्यूट करें पानी से, उसके बाद यू कैन हैव टी। ओके जी। और चाय और कब कब पी सकते हैं? देखिए आपने बोला कि पानी वानी पीने के बाद पी सकते हैं। अगर आपने नाश्ता कर लिया, नाश्ते के कितने अरसे देर बाद पी सकते हैं? नाश्ते के आधे घंटे बाद पी लें आप। सही है, इतना तो चलता ही है। थोड़ा सा सब्र, सेल्फ कंट्रोल, इट्स गुड फॉर यू बिकॉज चाय में अगर हमने जो खाना खाया है उसमें जो आयरन है, चाय 80% ऑफ आयरन डजंट गेट एब्जॉर्ब इफ यू हैव टी ओवर योर फूड। 80% खून की 80% कमी? तक जी बिल्कुल आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसके अलावा मैग्नीशियम और जिंक और पोटेशियम, ये तीनों चीजें एब्जॉर्ब अच्छा, आप नहीं नोट होने करें, देंगी। ये देखें, ये साइंटिफिक बात है ना कि खून यानी नहीं बनेगा, आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगी। मेरी अम्मी कहती थी चाय पियोगी ना वो खून चूसती है, काला हो जाएगा। खून। मैं कहती थी क्या बोल रही हो, खून चूसती है, चाय पिएगी तो खून। अब ये देखो, ये साइंटिफिक बात है कि आयरन जो है Absorb वो अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। यानी जैसे छालिया ज्यादा खाओगे ना वो खून चूसती है छालिया,
तो ये आयरन अब्जॉर्ब नहीं करने देती हैं ये तो चीजें। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, गलत तरीके से गलत टाइम पे ले रहे होंगे, फायदा ही नहीं होगा। कैल्शियम लेते रहेंगे लेकिन फिर भी उनके कैल्शियम डिपॉजिट सारे वो एक साथ ले लेते हैं ना, आयरन कैल्शियम। अब वो कह रही हैं कि आयरन और कैल्शियम का इंडिया और पाकिस्तान वाला हाल है। कभी भी नहीं मिल सकते। तो ये बस समझ लें आप, मैंने इतने आसान तरीके से समझा दिया। आज है ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन। खाने के साथ पानी, रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। जी, खाने के साथ पानी। जैसे कि हमारी सुन्नत भी है, खाने के बाद पानी नहीं पीना। पानी पीना है तो खाने से पहले पीना है या फिर खाने के साथ पीना है, उसके बाद नहीं पीना। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, हमारे स्टमक में एसिड्स होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं। अगर आपने पानी पी लिया तो वो एसिड बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगा। वो जब डाइल्यूशन हो गई तो खाना को ब्रेक डाउन करना, उसको डाइजेस्ट करना, इट्स गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग। फिर वही है, ब्लोटिंग होगी बहुत ज़्यादा, पेट बिल्कुल बाहर आ जाएगा। भी कहते हैं कि नहीं पीना चाहिए। खाने के साथ you can sip it, you can, you know, लोग बॉटल साथ रखेंगे and they chug it down, एकदम गड़गड़ जानवरों की तरह नहीं। एक ब्रेक ले रही हूँ जानवरों, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो ब्रेक में जो न्यूट्रिशन का ज्ञान मुझे दिया गया है, मैं आपको क्या बताऊं। चेंज हो गया, बीनज भी आ गई। अब आप सोचिए, मेकअप, कपड़े, स्किन, हम बहुत सारी चीजें करनी है, तो इसलिए जल्दी खाने पीने की जो मिथ्स हैं उसको दूर करते हैं। जो आप अभी तक गलतियां कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आगे की जिंदगी भी उन गलतियों को बरकरार रखें। रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस पे चलते हैं। आइए जी, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? It's actually very common combination when you eat fried food with a soda और कार्बोनेटेड ड्रिंक। वैसे ही नहीं पिए। हाँ, सोडा तो वैसे भी फ्रिजी ड्रिंक बच्चे तो पीते हैं, स्ट्रॉ लगी हुई है, वहाँ चिप्स खा रहे हैं, वहाँ चिकन खा रहे हैं ब्रोस। बिल्कुल। और जब भी हम इफ यू आर डाइनिंग आउट, किसी भी आप फ्रेंचाइज पे, किसी भी फूड चेन पे हैं, तो फ्राइड फूड के साथ सोडा फ्री, और कोई ऑप्शन ही नहीं होता पैकेज। जी बिल्कुल, इट्स लाइक यू नो फ्री में ले लो। इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन। इफ यू आपको अगर पता नहीं, तो जो हमारा टॉयलेट क्लीनर होता है ना, उसमें जो एसिड होता है, द सेम एसिड इज इन द सोडा। क्या करें, मर गए। यस, चिप्स के अंदर कॉकरोच के पर हैं, इसके अंदर टॉयलेट क्लीनर है, क्या कर रहे हैं हम अपने बॉडी के अंदर। मुझे एक चीज़ है, जैसे लोग हैवी खाना खाते हैं, शादियों में खा लेते हैं, या आपने कुछ हैवी खा लिया तो लोग कहते हैं कि जी आप वाइट वाली सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, या आप कुछ पी लो हाजमा हो जाएगा, या उसके अंदर ये डाल के पी लो हाजमा हो जाएगा। किसी को नोजिया वॉमिटिंग भी हो रही होती है ना, तो वो कहते हैं ये वाइट वाला सोडा पी लो। तो ये क्या है? इट्स एसिड, शुगर एंड एसिड। तो वो सही भी हो जाता है। इज इट साइकोलॉजिकल? नो, इट्स नॉट साइकोलॉजिकल, इट वर्क्स। अगर एम्प्टी स्टमक है तो ऑब्वियसली एसिड है, वो वॉश आउट करेगा, क्लीन हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। टॉयलेट क्लीनर कह रही है ना वो भी क्लीन होता है, ये भी क्लीन होता है। और शुगर है, शुगर इतनी ज्यादा है तो वो यू स्टार्ट फीलिंग बेटर। शुगर रश आता है आपकी बॉडी में, स्टार्ट फीलिंग बेटर, तो दैट्स द वे। अच्छा, अब ये क्या है? अंडे, क्या ये प्रोटीन विद स्टार्च है, यानी प्रोटीन में गोश्त, अंडे, बादाम, ये सब आ गया, और ये स्टार्च है जो डबल रोटी। हाँ जी, तो ये तो हम अंडे डबल रोटी बचपन से खा रहे हैं, कबाब का सैंडविच खा रहे हैं, बच्चों को लंच बना के। अब क्या खाएं, एक शो ये भी कर लेना। राइट कॉम्बिनेशंस का एक शो होना चाहिए। तो ये गलत है जी, तो ये अंडा डबल रोटी, स्टार्च को जो हमारे मैदे में जो एसिड है, उसकी तेजाबियत, स्टार्च की डिफरेंट तेजाबियत है, उसको डिफरेंट तेजाबियत चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए, और प्रोटीन को डिफरेंट तेजाबियत चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए। ये तो है, इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। तो क्या खाएं? आप अगर जौ की रोटी खाएं। देयर आर अ लॉट, एग्जैक्टली, किरण बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर आप यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन इन ब्रेड्स आल्सो, यू हैव मल्टीग्रेन ब्रेड, यू हैव ब्राउन ब्रेड, यू हैव होल मील ब्रेड, तो सारडो आती है, तो उसमें फाइबर बहुत ज्यादा है, उसमें स्टार्च कम होता है। सस्ता काम बताएं। ब्राउन ब्रेड अब बच्चे तो नहीं खा सकते ना ब्राउन। क्यों नहीं खा अगर सकते? रोटी आपने चेंज करनी है, मैं अपने घर में ब्राउन ब्रेड कभी लेके ही नहीं आती। अच्छा, मैं बच्चे अपने बेटे को नाश्ते में ब्रेड नहीं देती, सिर्फ अंडा खाता है, वो 2 अंडे खाता है बस, मैं नहीं देती। भाई न्यूली बॉर्न्स को बचपन से ही आदत डालेंगे तो उनको पता ही न्यूली नहीं। बॉर्न्स को तो खाना देना I mean like बचपन से ही अपने घर में ऐसी चीजें शुगर अवॉइड कर ले, स्टार्च अवॉइड मीठा अक्सर जब बच्चों को हम खाने पे लाते हैं
तो उनको यही सिखाया जाता है माओं को कि उनको नमक और चीनी का अभी चस्का मत लगाना, बिल्कुल नहीं लगाओ। अभी उसको नमक और चीनी के बगैर खाना खिलाए बेचारे बच्चों को नहीं दो, और हम जो तर्स खा रहे होते हैं। एक्चुअली आई वुड लाइक टू टेल कि एज अ डॉक्टर बच्चे जब 2 साल के होते हैं, 2 साल से पहले उनकी किडनी सॉल्ट को प्रोसेस ही नहीं कर सकती। हाँ, अच्छा, उनकी किडनीज इतनी डेवलप्ड होती ही नहीं। और हमारी सासें कहती है इसको सालन चटाओ, इसको फलाना चटाओ, आदत होगी खाने की। और मेरी तो सास कोल्ड ड्रिंक भी चखा देती थी छुपके से। हाँ, ये बड़े बूढ़े इस तरह करते हैं, सबके घरों में चाय होता है, बड़े जो पापा खुद और खा रहे होते हैं, बच्चों के शौक मुंह से में बच्चे जरूर जो है ना डालते कोल्ड हैं। ड्रिंक पी रहे होते हैं। ये कह रही है 2 साल तक बच्चों की किडनीज जो है वो ये सॉल्ट को अब्सॉर्ब नहीं प्रोसेस नहीं कर दे कैन नॉट पाती। फिल्टर इट। हाँ, किडनी का काम फिल्ट्रेशन का है ना, तो किडनीज फिल्टर नहीं कर सकती सॉल्ट। तो फिर क्या नुकसान हो रहा होता है इससे बच्चे को? अंदर जमा हो रहा होता है, सोडियम बहुत ज्यादा हो रहा होता है। बच्चे ओह यस, ओह यस जी। और फिर वो आहिस्ते आहिस्ते बेबी फैट जो है वो जैसे जैसे आप बड़े होते हो वो सही हो जाता है। और सिर्फ नॉट ओनली फैट, देयर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस आल्सो। हाँ, सारी किडनीज चीजें। इलेक्ट्रोलाइट्स को सॉल्ट्स को फिल्टर करती हैं, जो आप खाना खाते हैं, जो पानी पीते इतनी हैं, चबी तो होती है। उसके उससे जब अंदर जमा हो रहा है सोडियम पोटेशियम जो भी आपके नमक वो जो में हम सारी problems बच्चों के गाल केचरे गोलू गोलू मोलू ये यही हो रहा है ना। That's how I know that I was a skinny kid of my house. और हाँ। बाकी सारे जो ना वो फुल ऐसे गप्पू गोरे चिट्टे रानी हाँ। बच्चे। तो मेरी दादी जो है ना मेरी अम्मी को हमेशा कहती थी कि तुम बच्ची का ख्याल नहीं रखती। My mother was like this. ये नहीं खा सकती, वो खा सकती हो, ये नहीं खा तो पतली बच्ची थी मैं, ऊपर से सांवली, वो सारे गोरे चिट्टे बबलू। तो अब अम्मी सास को तो कह देती थी कि मेरा बच्चा है, मैं अपने तरीके से खिला पिला रही हूँ, कोई बीच में ना बोले। मगर जाहिर सी बात है कि तो अंदर एक माँ को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है ना कि कहीं वाकई कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही अपने बच्चे। तो जब भी हम डॉक्टर के चेकअप्स के लिए जाते थे, जो होते हैं रेगुलर चेकअप्स के भी, बच्चा सही है, यू नो ग्रोथ सही हो रही है, ऊपर से मैं कम गो थी, मैं बोलती कम थी, तो अम्मी ये कहती थी ये मस्ती भी नहीं करती, पटर पटर बोलती भी नहीं है, सारे बच्चे उछल कूद करते हैं। डॉक्टर हमेशा अम्मी को कहती थी कि भाई तुम्हारी बच्ची सेहतमंद है, ये मोटे होने से सेहत का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को बस ठूसते रहो और जो आ रहा है वो खिलाते रहो। आई हैव ऑलवेज हैड, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग मेरी कैलकुलेटेड डाइट होती थी। मतलब आप बच्चों को वाकई इनकी बात से मैं सेकंड समझाना चाहूंगी कि मोटापा सेहतमंदी की निशानी नहीं है। अगला लगेंगे बच्चे आपको। अगला कॉम्बो है दही फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाँ डॉक्टर साहबा, अगला कॉम्बो है दही और ये फ्रूट्स। जी। अरे बाप रे, ये तो स्ट्रॉबेरी को दही में मिला के खाओ। हाँ जी, गलत। बच्चों को भी देते हैं सेम थिंग। दही डेयरी है, हाँ ठीक है, आयरन, और वो जो है फ्रूट जो है वो सिट्रस है, विटामिन सी। जी वो एसिडिक है। देखो लेमन शेक नहीं पीते, ऑरेंज शेक नहीं पीते। आइसक्रीम मत खाओ, वो खाओ वो जो आइसक्रीम जैसे क्या होती है दही की बनी हुई। फ्रूट योगर्ट। फ्रूट योगर्ट नहीं, वो होता है ना क्या अलग से आइसक्रीम का कुछ नाम है वो। स्मूदी नहीं भाई, फ्रोजन फ्रोजन योगर्ट खाओ, वो हेल्दी है। खबरदार दुकानें चलाने के लिए हमें उल्लू बना रहे हैं। फ्रोजन योगर्ट इज स्टिल बेटर देन आइसक्रीम। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रही हैं कॉम्बिनेशन दही और फ्रूट, जी कॉम्बिनेशन में, नॉट एवरी डे, लाइक समटाइम्स कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरा टाइम जो है वो एक चीज को फॉलो करते जाएं। कभी कभी हो जाता है, हेल्दी नहीं है ना, जैसे हेल्दी कहते नहीं। हैं दूध में लेमन डालते हैं तो फट जाता है ना, ऐसे ही कर्डल हो जाती है। एग्जैक्टली। वो अंदर फट अच्छा, ये तो खैर हमें पता है कि मछली और दही हाँ जी, है ना, ये भी सेम चीज है। लेकिन जो एक बहुत आयुर्वेदा में एक चीज कही जाती है कि मछली और दूध नहीं लेना, मछली और दही, बिकॉज सेम ये डेयरी है, दूध और दही दोनों चीजें डेयरी हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये असल में इसके पीछे द साइंस इज देयर इज अ स्पेसिफिक, एक मखसूस किस्म की मछली है जिसके साथ आपने डेयरी नहीं लेनी। जी, वो जो मछली है, आई थिंक मुझे खुद भी उसका नाम नहीं आता। बात सुने, मैंने किसी और से भी पूछा था, उन्होंने कहा वो मछली जो है ना एक मखसूस किस्म का पौधा है जो अंडर वाटर उसने खाया हुआ है। आपको क्या पता उसने खाया हुआ है कि नहीं? मतलब अजीब अजीब कहानी है। देखिए मछली जो है ना एक ब्रीडिंग सीजन में, जब अगस्त जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पे मछली के साथ दूध नहीं पीना चाहिए। ये है कॉम्बिनेशन। अगस्त सितंबर के महीनों में जब कुछ रे नहीं आता जिस महीने में कहते हैं, जिसमें आर नहीं होता महीने में, हमको ऐसे सीजन होता है ना, ब्रीडिंग सीजन, जो मछली का ब्रीडिंग सीजन है उस टाइम पे आपको कोई भी मछली के साथ वो नहीं पीना, दूध नहीं पीना, क्योंकि वो जो एक मखसूस मछली है
उसको तो नहीं हम कैच कर सकते। तो आपका स्पेसिफिकली आप ब्रीडिंग सीजन में मछली के साथ दूध नहीं पिए, वरना कहते हैं ना विटिलाइगो हो जाता है। हाँ, विटिलाइगो किसी और चीज से भी होता तो कहते हैं मछली के बाद दूध पिया होगा। इट्स नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। तो ये इतने सारे मछली के जो खाने हैं, स्पेशली फ्रेंच लोग तो दूध और वो तो मिलाते हैं उसमें। फ्रेंच लोग तो कुछ भी मिला देते हैं, तो वो उनको तो नहीं होता फुलबेरी। नहीं, इट्स नहीं ये साइंटिफिकली इट्स नॉट प्रूवन कि विटिलिगो की कॉज ये है। हाँ, नहीं है, विटिलिगो की और भी चीजें हैं जिनकी वजह से हो सकता है, बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन फिर भी लोग डरते हैं। बिल्कुल। मछली खिलाइए, दूध नहीं पिलाना भाई। विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। आप जब फ्रेंच अगर आप देखें, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है सामन विद क्रीम व्हेन यू हैव इट इन द ब्रेकफास्ट। वो तो मतलब एडिक्टिव है एक तरह से। हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल और कल्चरल खाने हैं, आप फ्रेंच ले लें, कुजीन ले लें, स्पेनिश ले लें, मैक्सिकन ले लें, उनमें कॉम्बिनेशन जो है ना वो हमारी ज़बान के जायके को देख के रखा है। अच्छा, अब हम स्किन की तरफ आ रहे हैं। मेरी टीम कह रही है आप लोग बहुत गप्पे मार लें, काम की बात करें तो भाई आप हम ड्राइंग रूम हम भूल जाते हैं, अब ड्राइंग रूम ओके, ताकि फिर हम सारी चीज़ें कवर कर सके। ओके, स्किन की तरफ आते हैं प्लीज। स्किन के बहुत हम क्या होता है, हम जब अब इन्फ्लुएंसर्स को देखकर कि उनकी स्किन इतनी चमक रही है, फिल्टर छोड़ देते हैं कि फिल्टर लगा हुआ है और सब चीज़ें खरीद के एक साथ लगा रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी स्किन की सीरम्स और कॉम्बिनेशंस ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं है। तो हम वो डॉक्टर ज़ारा से पूछेंगे। अब आपकी जॉब शुरू हो गई है। ठीक है, ये क्या लिखा है हमें इतनी दूर से नजर नहीं आ रहा। देखिए इसमें ये विटामिन सी है एक तरफ और एक तरफ है नाइसिनामाइड। देखिए विटामिन सी और नाइसिनामाइड का कॉम्बिनेशन इसलिए गलत है, नाइसिनामाइड जो है पोर्स को बंद करता है, क्लोज करता है और एक्ने स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और विटामिन सी जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, वो जो है फेस पे चिकनाहट भी करता है और पोर्स को क्लॉग करता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत है। नाइसिनामाइड जो क्लॉग करता है मतलब वो भी पोर्स को बंद करता है, टाइट करता है। टाइट नहीं करता, वो पोर्स को जो है ना थोड़ा ओपन करता है और उसका पेनिट्रेशन होती है, तो दोनों का रिएक्शन ऑपोजिट हो जाता है। अच्छा। तो इसलिए नाइसिनामाइड और विटामिन सी साथ ना लगाए। नाइसिनामाइड वैसे भी एक्ने स्किन के लिए और विटामिन सी ड्राई स्किन के लिए, तो ऑयली एंड ड्राई स्किन का कॉम्बिनेशन। नहीं तो विटामिन सी लगाने से तो स्किन और ड्राई हो जाती है, तो वो ड्राई स्किन के लिए होता है। ड्राई स्किन के लिए होता है, उससे जो है ना आपके पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं और थोड़ा चिकनाहट होती है। ड्राई नहीं करता विटामिन सी। नाइसिनामाइड पोर्स को क्लॉग करता है, टाइटन करता है। तो नाइसिनामाइड एक्ने स्किन के लिए पोर्स को टाइटन करता है, उसमें डर्ट वगैरह क्लॉग नहीं होती। और विटामिन सी जो है वो स्किन ड्राई स्किन के लिए वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, पोर्स को भी थोड़ा ओपन करता है ताकि पेनिट्रेशन अच्छी हो। तो दोनों अलग। तो रात में लगाए विटामिन सी ज्यादा सही है, शाम को रात को लगाए। और नाइसिनामाइड भी सुबह ना लगाए। कहते हैं धूप में नहीं लगाना चाहिए, धूप में विटामिन सी नहीं लगाना चाहिए। और नाइसिनामाइड आप लगा सकते हैं, दिन में लगाएं, उसके ऊपर सनब्लॉक लगा दें। ओके ओके। हाँ भाई, अगला कॉम्बिनेशन क्या है? ये नजर नहीं आ रहा भाई मुझे इतनी दूर। अगला कॉम्बिनेशन है एक्ने जेल और रेटिनॉल। ये बेंजाइल पेरोक्साइड, रेटिनॉल एंड बेंजाइल पेरोक्साइड। नहीं, ये क्या है? ट्यूब क्या है? ट्यूब एक्ने जेल है। एक्ने जेल के अंदर होता है बेंजाइल पेरोक्साइड, तो उन्होंने उसको दिखाया है बेंजाइल पेरोक्साइड। अच्छा, जो भी कोई आपके एक्ने की प्रॉब्लम है उसके साथ आप रेटिनॉल ना मिक्स करें, क्योंकि देखिए रेटिनॉल क्यों होता है, किस लिए होता है? रेटिनॉल एंटी एजिंग है ना, एजिंग के लिए होता है और वो स्किन को सेंसिटिव करता है, स्किन पे रेडनेस, इन्फ्लेमेशन करता है। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत माइल्ड रेटिनॉल लगाएं और हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा लगाएं, बिल्कुल लाइट और उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर आपने एक्ने स्किन के लिए एक्ने जेल लगाई है जिसमें है बेंजाइल पेरोक्साइड, वो आपकी स्किन को इरिटेट करेगा, क्योंकि एक्ने है ना, वैसे इन्फ्लेमेशन, रेडनेस है, आप ये लगाएंगे तो आपको थोड़ी सी इचिंग होगी। फिर आपने रेटिनॉल भी लगा लिया तो वो स्किन जल जाएगी। अच्छा, अगर रेटिनॉल कॉम्बिनेशन के साथ सीरम्स वगैरह में आता है तो रोज लगा सकते हैं कि नहीं? वो लगा सकते हैं, उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है ताकि आपकी स्किन को सूदिंग और थोड़ा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट दे। सिर्फ प्योर रेटिनॉल, यानी आपके कहने का मकसद है कोई भी एक्ने की प्रोडक्ट और रेटिनॉल एक साथ ना लगाएं, कॉम्बिनेशन ना करें। नाइसिनामाइड और रेटिनॉल भी तो एक साथ नहीं लगा सकते। देखिए हर सीरम्स के अलग अलग टाइमिंग्स होते हैं ना, नाइसिनामाइड और रेटिनॉल भी साथ नहीं लगा सकते। क्योंकि नाइसिनामाइड किस लिए हमने यूज़ किया था? एक्ने स्किन के। बिल्कुल। तो फिर आप दोबारा एक्ने स्किन पे रेटिनॉल लगा रहे हैं तो दैट वुड इरिटेट। ओके, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन डी क्या है? बोटॉक्स और लेजर ट्रीटमेंट। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि भाई एक साथ गए डॉक्टर के पास तो दोनों काम कर दे
तो देखिए कभी भी दो ट्रीटमेंट्स को कंबाइन ना करें, एक दिन में सिर्फ एक प्रोसीजर कराएं। इवन लोग पार्लर से होकर आते हैं और कहते हैं हमारा फेस लेज़र कर दो, तो दैट इज़ रॉन्ग। एक दिन अगर आपने फेस लेज़र कराया तो सिर्फ फेस लेज़र कराएं, स्किन को सूद होने दें, फिर नेक्स्ट डे आके बोटॉक्स कराएं। और अगर बोटॉक्स करा लिए तो बोटॉक्स के ऊपर भी लेज़र नहीं करा सकते? बोटॉक्स के ऊपर भी बिल्कुल फेस लेज़र नहीं करेंगे। देखिए आपकी स्किन जो है सेंसिटिव हो गई ना, आपने टॉक्सिन डाला है, उसके ऊपर अगर फेस लेज़र कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन इरिटेट, फ्लेयर अप हो जाता है। कर सकते हैं बोटॉक्स के बाद? नहीं, फेशियल कभी भी दो ट्रीटमेंट्स को कंबाइन ना करें। देखिए फेशियल में भी आपने पहले कर सकते हैं, आप पहले क्लीनिंग करें, अच्छी तरह स्किन को साफ करें, उसके ऊपर बोटॉक्स कर लें। मतलब आप ये कह रही हैं फेशियल के बाद हो सकता है बोटॉक्स? फेशियल के बाद बोटॉक्स, लेकिन देखिए ना फेशियल से पहले के अंदर स्क्रब वगैरह सब कुछ किया हुआ होता है। फेशियल में ये है कि देखिए अगर हाइड्रा फेशियल किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अगर ये नॉर्मल पार्लर वाला फेशियल किया तो फिर तो बिल्कुल भी नो, बिकॉज आपने ब्लीचिंग की, ब्लीच तो होती है, पॉलिश की, उसमें आप कहते हैं नहीं है, बट पॉलिश की, फिर स्क्रबिंग की, फिर इतनी स्किन इरिटेट हुई। मैं तो ये कहती हूँ कि जिस दिन कोई फेशियल कराए उसके बाद आप फेस वॉश भी ना यूज़ करें, सिर्फ प्लेन वाटर से वॉश करें और कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र थिक लगाएं। लोग जाके फेशियल करा के उसके बाद जाके मुंह रगड़ रगड़ के धोते हैं, उसके बाद क्या शादी में जाते हैं मेकअप करके तैयार होके फेशियल आज कराया है मैंने, अरे भाई 2 दिन पहले करा लेती, 2 दिन पहले करा दे, उससे आपका स्किन सही रहती है। लोग वैक्स करा के आते हैं, ऊपर से आकर कहते हैं कि हमें वो कर दें, फेस लेज़र कर दें, ये भी गलत है। अच्छा नेक्स्ट क्या है? मीजोथेरेपी और डर्मल फिलर। मीजोथेरेपी क्या है और डर्मल फिलर्स क्या है, पहले ये बताएं, फिर कॉम्बिनेशन गलत क्यों है? मीजोथेरेपी आजकल देखिए बहुत कॉमन है। क्या है कि मलाजमा है, उसके छाइयाँ हो गई या रिंकल्स हो गए या छोटे छोटे से पिट्स हो गए, हर तरह के मीजोथेरेपी सॉल्यूशंस आते हैं। जैसे छाइयाँ हैं तो उसके लिए हम छाइयों वाला मीजोथेरेपी सॉल्यूशन इंजेक्ट करेंगे छोटी नीडल से। रिंकल्स हैं तो उसके लिए हम एंटी एजिंग रिंकल्स के लिए वो भी मीजोथेरेपी में आता है। वो भी मीजोथेरेपी, मतलब मीजोथेरेपी ये है कि कोई छोटी छोटी चीज, छोटी छोटी एम्प्यूल्स हैं 5 किस्म के, उसको आपने जिस तरह की स्किन है उसके ऊपर इंजेक्ट करना है। छाइयाँ हैं तो वो वाइटनिंग वाला करेंगे, रिंकल्स है तो एंटी रिंकल का इंजेक्ट करेंगे। अब वो इंजेक्ट करें और फिलर्स क्या है, फिलर में आप वैसे इंजेक्ट करें कि आपने लाफ लाइंस ख़त्म कर दी, ये ख़त्म कर दिया, तो ये दोनों चीज़ों को कंबाइन ना करें। फिलर्स जो है उसका अलग विस्कोसिटी है, इसमें आपने अलग डाला हुआ है, तो दोनों जब अजीब भी हो जाएंगे अदरक की तरह। एग्जैक्टली यहाँ से और किसी चीज़ का ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी नहीं पता चलेगा ना कि देखिए आपने अगर एंटी रिंकल के लिए एंटी एजिंग वो डाले में मीजोथेरेपी, फिर आपने फिलर डाल लिया तो आपके मुंह पे बम्पी लुक आ जाएगी। अक्सर में लोग समझते हैं कि हम सौदा खरीदने गए हैं एक ही दफा, चलो टाइम नहीं है तो एक ही दफा सब कुछ करवा के करते हैं कि एक ही दिन आए, हमें ये भी कर दें, ये भी कर दें, और उसके बाद आके तंग भी उतना ही हमें वेकेशन पे जाना है, हमें सब कुछ आज ही कर दें। ट्रू। अच्छा भाई नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, आइए ब्रेक आ गया। अच्छा चलें, अब ब्रेक के बाद आके हम कॉम्बिनेशंस, अभी हमने आपको मेकअप कॉम्बिनेशन और कपड़ों की, नहीं स्किन थोड़ा सा रह गया है अभी, कपड़ों की कॉम्बिनेशंस, ये जो आप गलत करते हैं और समझते हैं कि आपने सही किया है, क्या किलो पेट्रा लग रही हैं आप, अभी सारा आपके भरम तोड़ते हैं हम थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपको बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है बिरयानी और ज़र्दा आप खाएं और आपको बहुत मज़ा आए वो खा के, और क्या कॉम्बिनेशन है, या चने और हलवा मिक्स करके आप खाएं कॉम्बो बना के, भाई हम तो बेस्ट कॉम्बो है। हम आपको सही कॉम्बिनेशंस के बारे में बता रहे हैं जो कि आपकी हेल्थ और स्किन को ख़राब कर सकते हैं। अब स्किन को हम जल्दी से कवर करके फिर हम कपड़ों में भी आएंगे, उससे भी रिश्ते ठुकराए जाते हैं। गलत कॉम्बिनेशन से रिश्ते भी नहीं होते। क्या पहन के आ गई, उसको तो तमीज़ ही नहीं थी पहनने की। नहीं भाई वो नहीं चल सकती, तुम इतने पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे होने का भी अंदाजा आपके पहनावे से लगाते हैं, आपके मेकअप से लगाते हैं। Just imagine, अब तो everything is about presentation। ट्रू। हमारी स्किन हो गई ना, हमारी स्किन ऑलमोस्ट हो गई। हाँ चले हम आप पे आ रहे हैं तशाम जी, सही है। अच्छा जी, अब हम नेक लाइंस पे चलते हैं। ठीक है। आप अगर टेलर को कपड़े देंगे तो वो तो पता नहीं क्या बना देगा, क्योंकि देखिए उसका जो आपका टेलर है वो उसका जो क्या कहते हैं कैनवस है वो उधर तक ही है ना, वो बेचारा। आप पूरी दुनिया घूम के आई हुई हैं, या आप जो है वो पढ़ी लिखी हैं, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे ही है ना। तो वो तो आप भाई कुछ भी बना दो, अब वो कुछ भी बना देगा और फिर आप कुछ भी पहन के चली जाएंगी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स जो पढ़े लिखे ना, आपको डॉक्टर्स लगते हैं ना एक स्टेज तक पढ़े लिखे,
मैंने उनको गलत फैशन करते हुए देखा है। डॉक्टर्स का फैशन सेंस तो बिल्कुल जीरो जीरो होता है। अल्लाह खुद ही बोल गई। नहीं सीरियसली आपको थोड़ी बोल रही थी मैं। आई डिसएग्री। मेरे पास इतने डॉक्टर क्लाइंट्स हैं जो बहुत रेगुलर बेसिस पे आते हैं और वो इतने कपड़ों के शौकीन हैं और बहुत अच्छे कपड़े पहनते भाई अमेरिका में अपना होता है ना, उसमें इतने कपड़े बिक जाते हैं, इनको पता होगा, वो सब डॉक्टर्स खरीदते हैं। क्योंकि बाद में डॉक्टर शौकीन होते हैं, शुरू में उनका सेंस जीरो होता है ना, पढ़ाई में लगा होता है, बाद में उनको जब शौक होता है तो फिर वो बस क्रेजी हो जाता है। नहीं शौक नहीं होता, फिर उनके पास पैसे होते हैं, होते अब वो कहते हैं किधर खर्च करें। अच्छा चलो हमने तो फैशन सेंस सीखा ही नहीं, हम तो पढ़ाई में लगे रहे। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि फैशन एंड डॉक्टर्स आर नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन? True, but probably उनको थोड़ा सा देर से जाके फाइनेंशियली देयर अ गुड कॉम्बिनेशन। नीड अ एडवाइजर। मुझे कभी भी कहीं भी जाना हो, कॉन्फ्रेंस पे जाना हो, आई नीड एन एडवाइजर कि बताओ मैं क्या पहनूं, किस तरह कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा होता। अच्छा अब हम गलों पे आते थोड़े, तो वो आप थोड़ा सा गाइडलाइंस दें। गले किस तरह बताएंगे, क्या सोच के बताएंगे? मतलब गला बेसिकली आप जब नेक लाइन की बात करते हैं, आप दो चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं मेजरली, आपका शोल्डर और आपकी नेक। कि अगर आपकी गर्दन छोटी है तो आप थोड़ा बोट में चले जाएं। ओके ठीक है, गर्दन छोटी वाले बोट नेक बनाए। ताकि गर्दन छोटी वाले क्या नहीं बनाए ये बताइए। मतलब गर्दन छोटी वाले बहुत अगर डीप या राउंड में जाएंगे, दैट्स अ नो। ओके ठीक है। हाई नेक्स? हाई नेक्स नो। नो ठीक है, गलत कॉम्बिनेशन। जो भी चीज़ मैं आपके इस हिस्से को उजागर करती है या दिखाती है और यहाँ से फोकस नहीं हटाती, वो चीज़ सही है। जो चीज़ यहाँ से फोकस हटा देगी आपका, वो गलत। जैसा आपने देखा गर्दन छोटी है, आपने बड़ा सा सेट पहन लिया है, वो नहीं चलता। या आपने चोकर पहन लिया है एक बड़े साइज का, तो नहीं चलता। तो उसको मजीद हाईलाइट करेगा, वो मजीद गायब कर देता, तो आप यूं लगता गर्दन ही नहीं होगी ना। अब आप सोच रहे खोपड़ी के बाद कंधे आ गए, मतलब तो आप कैसे लगेंगे? चिन और शोल्डर हो गया, बीच का स्पेस ही नहीं है। अच्छा अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की आपने कहा गर्दन छोटी है, गर्दन लंबी भी तो होती है लोगों की। गर्दन लंबी वाले कॉम्बिनेशन क्या है? वो मोस्टली सेफ जोन में होते हैं। हाँ ठीक है, वो हाई नेक्स भी पहन सकते हैं, वो आपका बोट भी पहन सकते हैं, वो आपका डीप भी पहन सकते हैं, वाइड भी पहन सकते हैं, उनको इतने मसले नहीं है। अच्छा प्रॉब्लम ज़्यादातर उनके लिए होती है जिनकी गर्दन छोटी होती है। ओके। या कुछ लोग होते हैं जिनका ये हिस्सा भारी होता है। हाँ। शोल्डर हैवी हो जाता है, और वो क्या करते हैं, फिर यहाँ से ग्राउंड बनवा लेते हैं। नहीं, बोट नहीं बनाना, नहीं बनाए, ओके, जो ये हैवी है ये उठेगा। ओह, तो अगर आप इसको स्लाइटली बोट वी में जाएंगे तो ये उसको टेपर्ड करके ना एंगल देगा विजुअली। अक्सर देखें हमारी खवातीन की जो ये है ना बैक, ये भारी होती है। ठीक है, उसके लिए आपने कहा उनके लिए बोट नेक का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं बना हुआ। अगर बोट नेक का बहुत शौक हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप उसे वी नेक में बोट वी कर लें। बोट वी कर लें। हाँ, मतलब टी शर्ट कॉलर्स आपके लिए नहीं है, राउंड नहीं है, हाई नेक नहीं है, बिकॉज उसमें क्या होगा, ये चीज़ आपकी यूं उठी भी लगेगी। ओके, तो आप उसको एंगल देने के लिए विजुअली आप उसको एक चीट करने के लिए आप उसको एंगल पे लेके जाएं ताकि उसमें एक स्पेस। अच्छा, बहुत सारी खवातीन के हम्प्स बन जाते हैं, गोश्त यहाँ जमा हो जाता है, राउंडेड शोल्डर्स कहते हैं। एग्जैक्टली, राउंडेड शोल्डर्स। उनके लिए क्या कॉम्बिनेशन गलत है? मतलब उनके लिए उनको पीछे से छोटे गले नहीं पहनने चाहिए, राउंड नहीं पहनना चाहिए, बिकॉज आपने राउंड पहना तो वो ये उठेगा, बाहर निकल कर आ गया। ठीक है, और अगर आप स्लाइटली डीप में चले गए तो आपने उसको एक स्पेस दे दी। तो क्या डीप पहने वो पीछे से? हाँ, मतलब वाइड पहने, डीप तो नहीं, वाइड पहने ताकि वो कपड़े से उठ के मजीद ना आए। तो जो भी चीज़ छोटी है पीछे से वो उनके लिए गलत है। गलत है। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलें ज़रा। नेक्स्ट तो होगी डिस्कस ट्राउज़र शेप। अब देखिए फॉर एग्जांपल हमारी खवातीन पेयर शेप है, अगर उनके हिप्स चौड़े हैं, आजकल फर्शी शलवार चल रही है, खुले खुले एजार्स चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बेल बॉटम्स हैं, फिर ये ट्यूलिप शलवार टाइप चीज़ें, आजकल बहुत अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो अब जिनके हिप्स हैवी हैं उनका कॉम्बिनेशन क्या है? जिनके हिप्स हैवी हैं वो कोई भी स्ट्रक्चर्ड या कड़क कपड़ा जैसे कॉटन होती अकड़ी भी ना पहने, वो गलत है। ओके, मतलब अगर वो मलाई वाला कपड़ा होता है, जैसे मलाई लॉन जिसमें थोड़ा फॉल हो, या लिनन कर लें, फॉल वाला कपड़ा, या जॉर्जेट्स कर लें, शिफॉन्स कर लें, तो उनके लिए फर्शी शलवार सही है उस। हाँ, अगर आप सिल्क में करते हैं, अगर आप शामोज में करते हैं, या आप किसी मलाई में करते हैं, किसी में भी करते हैं, तो उसकी फॉल आएगी। वो
जमा नहीं होगा, जैसे हम कहते हैं ना फूल जाता है। ओके। जैसे कॉटन की शलवार होती है, शलवार कमीज होता है, वो एक फूला हुआ होता है, हाँ। तो और एक आपको एडिशनल वॉल्यूम दे देता है, तो वो विजुअली फिर वो कॉम्बिनेशन नहीं सही, कपड़े का कॉम्बिनेशन, कपड़े का कॉम्बिनेशन। अच्छा, और जैसे लाइक बेल बॉटम्स है, बेल बॉटम्स के बारे में बात करें आपके, वो कौन से कद के लोग ना पहने हाँ। उनके लिए वो कॉम्बिनेशन सही नहीं है? बेल बॉटम बेसिकली हम जब बात करते हैं बेल बॉटम्स की, तो इट डिपेंड्स कि आपका जो बेल है वो कहाँ से बन रही है। ओके। ठीक है, अगर वो आपकी काफ से बन रही है, पिंडली से बन रही है, तो वो एक अलग फ्लो देगी। ओके। ठीक है, और अगर वो पिंडली के नीचे से बन रही है, तो वो अजीब मुर्गी के पंजे वाली फील देगी। हाँ, मतलब यहाँ से पूरा फिटेड और नीचे अजीब से लगेगी। वो अजीब। अभी जैसे गरारा पैंट्स आई हुई थी फॉर इंस्टेंस, व्हिच इज अ वेरिएशन ऑफ बेल एक तरह। बिल्कुल। ठीक है, सो अब क्या होता है, अगर आप ट्रेडिशनली देखें तो गोट जो है वो आपके घुटने पे लगती है। ठीक है। लेकिन अभी जो आया हुआ था वो सारा नी से उन्होंने फॉल डाली हुई है, ताकि वो एक यहाँ पे फोकस ना बने घुटने पे। हाँ, और आपका एक फ्लो बना रहे। तो घुटने पे फोकस होता है तो कद पता चल जाता है कि कितना कद है? बॉडी डिवाइड कर दी ना आपने बॉडी डिवाइड कर दी हॉरिजॉन्टली, तो आप वैसे ही चौड़े और छोटे लगते हैं अगर डिवाइड होंगे। अच्छा। जब भी अक्सर, हालांकि गरारा इतना मशहूर है इतने दिनों से, पीछे पुराने जमाने में हमारी दादियाँ नादियाँ सब छोटे कद की भी हो जाती थी, कुब भी उनकी निकल आती थी, गरारे पहन रही होती थी। क्योंकि उस वक्त कद मैटर नहीं करता था। आई थिंक उस वक्त वो एक ग्रेस और एक एलिगेंस या वो एक जो आपका कंफर्ट वो मैटर करता। ओके। सो जैसे कहते हैं कि बेल्ट अक्सर लोग जो लगाते हैं, जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं, उनके लिए बेल्ट लगाना गलत होता है, बिकॉज वो आपकी बॉडी को डिवाइड करके आपको छोटा दिखाता है। अच्छा, अब जैसे लेंथ्स की बात करते हैं हम, जो लेंथ है शर्ट्स की उसकी बात करते हैं। अब बताएं कि कौन सी शॉर्ट शर्ट भी चल रही है आजकल, लंबी भी चल रही है सब, तो वो किसके लिए कॉम्बिनेशन गलत है? जो छोटे लोग हैं कहते हैं उनको लंबी शर्ट नहीं पहननी चाहिए। अच्छा, जो छोटे कद के लोग हैं अक्सर ये कहते हैं कि नहीं पहननी चाहिए। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब अगर फैशन है या कुछ है तो आपने वो पहननी है। तो उसका भी देखें 3 हिस्से होते हैं। आपका एक हो गया घुटना, पिंडली और आपका टखना। ठीक है। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बीच में आपने अपनी लंबी शर्ट की लेंथ को डिसाइड करना है। ओके। ठीक है, अगर पिंडली के बीच में आपकी लेंथ आती है और आपकी हाइट छोटी है, तो वो आपको मजीद छोटा नहीं दिखाएगी। अच्छा, ओके। ठीक है, उसके साथ आप कलर ब्रेक ना करें पैंट्स में, आप सेम कलर चले जाएं या सेम फैमिली चले जाएं। ओके। तो वो एक विजुअली आप एक लंबी चीज़ देख रहे हैं। डन हो गया। ठीक है, आप रेक्टेंगल में आ जाते हैं। ठीक है, अगर वो टखनों तक हुई तो? टखनों तक होती है तो आपके पास फिर स्पेस नहीं है ना, आप वही चीज़ हो गई कि आप गर्दन गलत छोटी। लगेंगे हाँ, फिर। अगर वही चीज़ हो गई गर्दन छोटी है, आपने बड़ा पहन लिया तो आप यूँ लगेंगे। यानी कि वो जो आजकल चल रही है वो लंबे लंबे क्या कहते हैं काफ्तान शर्ट, आजकल देखिए आप बहुत सारे डिजाइनर्स लंबे लंबे लेकर आ गए हैं ना, जैसे इसने भी पहना हुआ है लंबा काफ्तान टाइप, सीधे सीधे भी हैं, लंबी कमीजें, तो वो छोटे कद के लोगों के लिए नहीं बनी। पर अगर इसने पहना हुआ, इसकी स्लीव्स देखें छोटी हैं, इसने फुल स्लीव्स ही पहनी हुई। हाँ, सो ये आपकी स्किन कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए प्रोपोर्शनली टू बैलेंस। नहीं, अभी तो ये बैठी भी है ना, खड़ी हो तो सही है इसके लिए काफी। इसके आगे खड़ी होकर दिखाओ। चलो मॉडलिंग करो। इन दी एंड ये होता है कि आप कैरी कैसे कर रहे हैं। हाँ, और ये टेपर्ड है, ये ढीला थैला टाइप नहीं है जो नहीं, मैं तो लंबी शर्ट की बात कर रही हूँ जो पैर तक, ये तो नहीं, आप देख लें वो यहाँ तक की शर्ट जो होती है इतनी लंबी छोटे कद वालों पे नहीं अच्छी लगती। आपको लगता है कि वो थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे होनी, यहाँ ये वाला होना चाहिए, लाइक 45 46 लेंथ जो होती है, जो आपकी पिंडली के बीच में आए। और छोटी कमीज उन पे छोटी कमीज तो चलती है उन पे। अच्छा, फर्शी शलवार के साथ शॉर्ट शर्ट ही जाती है या लॉन्ग शर्ट रॉन्ग है, राइट है? मैंने तो देखा उसने सदफ कमल ने पहनी हुई थी अभी ईद पे, फर्शी शलवार पहनी हुई थी और लॉन्ग उसने शर्ट भी पहनी, लगता है कि अच्छी लगी और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। का जो स्ट्रक्चर है वो उस पे चल जाए, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के हिप्स हैवी हैं या किसी की टांगें छोटी हैं या प्रोपोर्शनली वो एक मेंटेन्ड बॉडी नहीं है, आई वुड से मोटा और पतले की बात नहीं है, अगर आप मेंटेन्ड हैं प्रोपोर्शनली तो आप उसको कैरी कर सकते हैं लंबी कमीज वाली। हाँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर जैसे वो तो मॉडल है, वो पतली है, वो एक तो वो छोटी पहने या लंबी पहने, वो एक अलग बॉडी टाइप हो गई ना, बिकॉज शी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म प्लस वर्कआउट, बिकॉज शी इज मॉडल, सो शी हैज टू बी इन अ सर्टेन वे। ठीक है। अच्छा, और आप वैसे कह रहे हैं फर्शी शलवार के साथ नॉर्मली शॉर्ट शर्ट है, जैसे लोग अक्सर बहुत शॉर्ट भी बनवा लेते हैं। अब जैसे मुझे शौक पड़ा तो मैंने थोड़ी सी उसको लंबी कर ली। अब वो फैशन में आया शॉर्ट, बिल्कुल हिप लेंथ सही रहती है इतना तो और जो टी शर्ट लेंथ होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। अगर आप स्लिमर साइड पे हैं या आप थोड़े से टॉलर साइड पे, आपका टॉर्सो लंबा है, तो आप टी शर्ट से 19-20 साइज कर सकते हैं। बट अगर आप नॉर्मल
एक एवरेज पाकिस्तानी बॉडी टाइप की जो हम बात करते हैं तो हिप लेंथ इज द सेफेस्ट। ओके हिप लेंथ। अच्छा, अब ब्राइडल शेड्स पे बात करते हैं ना हम। अक्सर लोग ज़्यादातर लाल रंग को ही मद्देनज़र रखते हुए अपना ब्राइडल जोड़ा बनवाते हैं। बहुत कम मैंने देखा है कि बच्चियाँ थोड़ा सा पेस्टल कलर्स पे जा रही कि उन्होंने लाल रंगों को नहीं आने देना। तो आप मुझे बताएं कि किसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन शेड का गलत है? रेड के भी तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं ना। जैसे अभी आप बेसिकली जब आप रेड चूज़ करते हैं तो मोस्टली आप जो उस पर काम करवाते हैं वो गोल्ड या कॉपर करवाते हैं, ठीक है, कि जो एक आपको एक रीगल एस्पेक्ट में ले जाता हाँ। है। बट अभी जैसे सिल्वर और रेड का कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नहीं, वो थोड़ा इंडियन टाइप है, वो इंडियन हो जाता हाँ। है। तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उसके लिए सिल्वर और रेड इज़ अ नो, ठीक है। बट अगर राइट शेड ऑफ रेड विद द राइट सिल्वर यूज, एंटीक सिल्वर के साथ आप काम करें तो वो अच्छा लग सकता है, हाँ। ठीक है। अब रेड के शेड डिपेंड करते हैं आपके अपने स्किन टोन पे। एक होता है जो डीप रेड होता है जो हर स्किन टोन पे चलेगा। अच्छा देखिए, आप जो बैठे हुए सबका अलग अलग कॉम्प्लेक्शन है, तो आप जरा गाइडलाइंस दें कि किसके लिए फॉर हर, अगर आप थोड़ा सा वो देखिए रेड के शेड्स हैं, हाँ। आप उसमें से चूज कर सकते हैं दूसरा पहला। अच्छा, एक कॉम्बिनेशन मुझे कभी समझ नहीं आया। पहले एक बात कंप्लीट करने दो। होस्ट दूसरा सवाल शुरू कर दिया। गो टुगेदर। रेड एंड ब्लू का ये देखो दूसरा सवाल शुरू कर दिया, पहले एक सवाल का जवाब देने दो। हाँ। अच्छा, इसमें हमारे पास एक पिंक का शेड है, देन एक डीप रेड है, एक मरून रेड है और हाँ। एक रेड है। जो सबसे लास्ट वाला शेड है ना निदा, जो पिंक का है या रेड नहीं, का? रेड का जो सबसे रेड का सबसे पहला वाला, दैट इज वन शेड जो हर एक पे अच्छा लगेगा। ओह, दिस इज डीप रेड। दिस इज डीप रेड। इसके साथ आप यू कैन नॉट गो रॉन्ग, हाँ। ठीक है। बट बाकी शेड जो है, जो एक बीच वाला पिंकी सा रेड जो है, पिंक हाँ। रेड टाइप, बिल्कुल जो बीच में है, बिल्कुल जो सेंटर में हाँ। ग्रीन के ऊपर जो है, हाँ। वो हर एक के लिए नहीं है। नहीं। सो अगर आप थोड़े से दबा हुआ आपका रंग है तो उसके लिए इट्स अ नो। या आपका स्किन टोन अंडरटोन ग्रेज में चला जाता है जैसे, उसके लिए इट्स अ नो। अच्छा, ठीक है। बट बट हाँ, फर्स्ट वन सबके लिए है। हाँ, जैसे वो पिंक है जो शुरू में, वो भी नहीं जाएगा। यू हैव टू बी स्लाइटली मोर ऑन अ आइदर यू कैन कैरी इट इफ यू आर टुवर्ड्स द डार्कर साइड। ओके, बहुत खूबसूरत लग सकता है। ओके, कि आपने अगर सिर्फ हल्के सा काजल वाली आँख की हुई है, मिनिमम मेकअप किया हुआ है, जस्ट हैव दिस स्टेटमेंट पिंक, बहुत खूबसूरत लग सकता है। हाँ। बट अगर आपने मेकअप भी उसी पिंक में कर लिया है और आपने बैग भी वही पिंक ले लिया और आप खुद भी पिंक बन के चले गए हैं, तो वो आप स्टे अवे सिचुएशन में चले जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो आपने कहा राइट वाला सबसे सेफेस्ट है। मैंने अक्सर लोगों को मरून जो सेकंड वाला है ना, हाँ, वो मरून के कपड़े बनवाते हुए, कलेजी मरून रंग का ये है कि कलेजी में आ जाता है टिंच ऑफ ब्राउन। हाँ, सो अगर आपका मरून ज्यादा ब्राउन की तरफ चला गया है तो वो इट्स अ नो। अभी निदा ने जैसे पहना हुआ है, निदा का तो इट्स लाइक अ मरूनिश साइड, बट इट्स मोर लाइक अ वेरी म्यूटेड, पर्पल भी है ना, थोड़ा पर्पलिश। इट्स म्यूटेड, इट्स मोर लाइक मलबरी वाली साइड पे। अब तुम्हारा सवाल क्या था वो जल्दी से पूछ लो, मैंने ब्रेक पे जाना है। ब्लू एंड रेड डज नॉट गो टुगेदर। But I've seen brides in I blue have and seen red. as well. ब्लू एंड रेड, blue and red. अपनी दोस्त फिर वेलवेट। तबस्सुम मुगल ने शादी पे ब्लू एंड रेड पहना तो तुम भूल गई हो? अच्छा, वो नेवी तुमने तो लुटी भी डाली थी। नहीं, जैसे ये इंक ब्लू कलर है और हाँ। इसको रेड के साथ कितना बुरा लग रहा है। ओ हाँ, But- वो तो कितना चीप लग रहा था। मैंने देखा है brides को blue and red में तो बहुत ज़्यादा। हाँ, उसका ब्लू वेलवेट एंड में रेड, नेवी आपको ब्लू, चाइनीज हिस्ट्री इफ यू सी, यू सी लॉट ऑफ ब्लू एंड रेड टुगेदर। अच्छा, तो चाइनीज लोगों पे सूट करेगा, हमारे ऊपर नहीं। अच्छा, हमारे पे नहीं कर फ्लैग्स सकता है। फ्लैग्स का भी कलर ब्लू एंड रेड बहुत होता है। यूएसए का फ्लैग है, इंग्लैंड का USA फ्लैग है। हाँ। गुड मॉर्निंग, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। क्या गलत से हुआ? वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और भाई आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फांसी लगा लूं। जो मैंने खाया पिया, हाय हाय खिलाया, वो मैंने क्या किया जिंदगी में अपने साथ। हाँ, चले में ये तो है ना। तो खाया पिया, कहते खाया पिया काम आता है, यहाँ तो उल्टा ही काम कर रहा है अपना खाया अब हम मेकअप पे चलते, ठीक है। अब बहुत सारे मिथ्स बने हुए, नया मेकअप आ गया तो भाई ये लगा लो। मैं भी बड़े पैसे मैंने खर्च किए हैं। क्रीमी आई शेडो आए तो वो खरीद के ले आए, फिर यहाँ क्या हुआ वो कहानी मैं बाद में सुनाऊंगी। पहला कॉम्बिनेशन ये है क्रीमी आई शेडो एंड पाउडर्ड आई शेडो। इसका कॉम्बिनेशन साथ नहीं कर सकते। क्रीम आई शेडो बना ही इसीलिए कि हमने उसके एक अंदर गलती पिगमेंट की है, शिमर है, सब कुछ है, बस आप वो लगाएं और निकल जाएं।
लेकिन आप जब लगाएं वो क्रीमी आई शेडो तो उसके नीचे आपकी फाउंडेशन या कुछ या पाउडर कुछ होना चाहिए? आई प्राइमर बस, और कुछ भी नहीं, बेस वेस कुछ नहीं। तो वो आपने जल्दी हो रही है आपको, जल्दी निकलो बस, बाकी पूरी बेस वेस की है या नहीं? या अगर आपने जैसे करना है तो वो कर लें, वो तो जैसे आप करते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आई शेडो की बात हो रही है, टाइम नहीं है तो जल्दी हाथ में मला, और तो आप क्रीमी आई शेडो लिया और निकल गए, बस खत्म, मस्कारा लगा लिया उसके ऊपर। अच्छा, उसके ऊपर बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहले क्रीम आई शेडो लगाते हैं, फिर उसके ऊपर सेम ही किस्म का कोई पाउडर लगाते हैं, उनको लगता है कि वो कोई क्रीम जो है वो लाइनें बन जाती हैं। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे तो जाहिर है कि चूंकि आपकी आई का जो ये एरिया होता है इसमें बहुत फाइन लाइंस होती हैं, तो ऑटोमेटिकली क्रीम और पाउडर उन फाइन लाइंस में फंसेगा, तो वो प्रोडक्ट जो है वो अजीब क्रैकी सा हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई इट्स अ बिग नो कि आप क्रीमी आई शेडो पे पाउडर आई शेडो नहीं लगा सकते, या आप पाउडर आई शेडो लगाएं या आप क्रीमी आई शेडो लगाएं। ठीक है, ओके जी। क्या है? डुई, ये डुई लिखा है, डॉल लिखा है, डुई की स्पेलिंग गलत है। डुई फाउंडेशन स्पेलिंग आप छोड़ दीजिए, कुछ पश्तो में लिखा हुआ है, डुई फाउंडेशन एंड एक्सट्रीम हाइलाइटर। डुई फाउंडेशन के साथ बहुत सारे लोग ना जिनको वो ग्लास स्किन और ये सब अचीव करना होता है, तो वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो एक डुई फाउंडेशन लगाते हैं और उसके ऊपर फिर वो क्रीम हाइलाइटर लगा लेते हैं। तो होता क्या है कि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज डुई फाउंडेशन में भी ऑयल का लेवल ज़्यादा होता है, क्रीम फाउंडेशन में भी ऑयल होता है, तो आप जब डुई फाउंडेशन लगा रहे हैं तो आप क्रीम हाइलाइटर ना लगाएं। तो फिर कौन सा हाइलाइटर? पाउडर ना लगाएं। अच्छा, ना ऑलरेडी वो डुई इफेक्ट देगा, क्योंकि वो इतना अच्छा डुई इफेक्ट देगा कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड हाइलाइटर्स बने हैं मैट फाउंडेशंस के ऊपर लगाने के लिए, क्योंकि जब आप ओवरऑल मैट फाउंडेशन लगाते हैं तो इतना मैट इम्पैक्ट आ जाता है कि आप अगर उसके ऊपर पाउडर हाइलाइटर लगाएंगे तो वो क्रैक्स बनते हैं। अच्छा, लेकिन देख डुई फाउंडेशन पे भी आप कॉम्पैक्ट तो लगाते हैं उसको सील करने के लिए। हाँ, तो वो फिर भी उसके बाद आपका जब डुई फाउंडेशन आप कॉम्पैक्ट से आप उसको लॉक कर रहे हो, आप उसके 15-20 मिनट्स के बाद देखोगे वो हल्का सा शाइन देगा, क्योंकि वो उसकी फॉर्मुलेशन ऐसे डिज़ाइन हुई है। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि वो मैट लगेगा घंटों, नहीं, वो थोड़ी देर के बाद जो है वो हल्का सा डुईनेस देना शुरू कर देता है। ओके, ठीक है। हैवी सेटिंग पाउडर एंड क्रीम कंसीलर। हैवी सेटिंग पाउडर, हाँ, हैवी सेटिंग पाउडर्स वो होते हैं जो मोटे वाले पाउडर्स नहीं होते, जो हैवी पाउडर्स होते हैं। एक होता है जो फाइन फॉर्म ऑफ पाउडर्स आती हैं, हर किस्म के पाउडर्स मौजूद हैं ना मार्केट में। लूज पाउडर में भी बहुत वो होती है वैराइटीज होती हैं। तो जो लोग हैवी बेकिंग जिससे हम करते हैं वो हैवी पाउडर्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने क्रीम बहुत ही पिगमेंटेड कंसीलर लगाया हुआ है, ठीक है, जो कि आपके डार्क सर्कल, अक्सर लोगों का ये होता है कि जब उनको लगता है ना कि हमारे डार्क सर्कल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जाके हैवी क्रीमी कंसीलर्स खरीदते हैं जिसकी पिगमेंट भी हैवी होती है और उसकी फॉर्म भी ऑब्वियसली थोड़ी सी क्रीम फॉर्म ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर है कि वो ड्राइनेस को भी कवर कर रहा होता है। अब आपने ये लगा लिया, ठीक है, आपने क्रीम कंसीलर लगा लिया, अब आप उसके ऊपर जब हैवी पाउडर लगाओगे तो वो उसको क्रैक करेगा। तो अगर आपने क्रीम कंसीलर ख़रीद लिया है जो कि आपके ड्राई और आपके डार्क सर्कल्स को कवर कर रहा है, तो सबसे पहले तो आप उसको ब्लेंड बहुत अच्छा करें लगाने के बाद, और उसके बाद आप फिनिशिंग पाउडर उसके ऊपर इस्तेमाल करें। फिनिशिंग पाउडर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो इतने पतले होते हैं और बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, तो वो उसके साथ कंबाइन होके क्रैक नहीं देता। वरना हैवी क्रीम एंड हैवी पाउडर इज़ अ बिग डिज़ास्टर, बी इट ऑन इन योर कंसीलर, बीट ऑन योर फेस। अच्छा, जैसे आप किरण को देखें अगर, तो किरण का तो लगता ही नहीं कि मेकअप इसने फेस पे किया हुआ है। किरण, तुम कैसे कंसील करती हो अपने डार्क सर्कल? अच्छा, मेरे पास ना एक स्टिक है, वो थोड़ा सा डार्क शेड है, ठीक है, तो मैं अपनी आँखों पे पहले वो डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरे फेस पे नहीं लगाती। उसके बाद में फिर मैं लाइट शेड का फाउंडेशन ही, मैं कंसीलर भी नहीं लगाती, मैं हल्का सा यहाँ पर बस टैप कर लेती हूँ, बस शी इज नॉट यूजिंग एनी हैवी क्रीम फॉर्म। तो तुम पाउडर लगाती ही नहीं हो फिर? कंसीलर भी नहीं लगा रही वो? मैं कंसीलर भी नहीं लगा रही,
मैं सिर्फ फाउंडेशन के शेड से वो 5 मिनट तैयार हो जाती हो, मुंह धो के बैठ जाती हो तो हाँ मैं बाकी में ऐसा है, मैं तो कई दफ़ा तो वो भी नहीं लगाती मस्कारा वगैरह। बेबी क्रीम होती है वो मैं पहले वो कहती है ना, बुशरा आपा कहती हैं कि अल्लाह मैंने इसको मेकअप करके भेजा हुआ है। हाँ। नहीं वो मुझे लगता है मैं जब मेकअप ज़्यादा करती हूँ ना, ऐसे लाइंस मेरी और ज़्यादा आती है। अच्छा। मेरी और स्किन अजीब सी फटी फटी लगती है, मैच्योर लुक लगती है, इनोसेंट लुक आता है। अब मेकअप कम करो। तो मेरी स्किन वैसे विदाउट मेकअप फाउंडेशन ज़्यादा अच्छी आती है, तो मैं कहती हूँ ऐसी रहने दो। सही है, बेस्ट है भाई, मेकअप का खर्चा भी नहीं हो रहा। और क्या पाउडर लगाओ तो बहुत अजीब सी वो लगती है। अच्छा, रेड लिप्स एंड ग्लॉस। अच्छा, रेड लिप्स एंड ग्लॉस itself it's a very beautiful combination. I'm not saying कि आप लगाएं ही ना, मगर चूंकि डार्क लिप्स, चाहे वो फिर रेड हो, मरून हो या कोई भी हो, उसके साथ जब आप ग्लॉस कंबाइन करते हैं तो ये हर किसी का काम नहीं होता कि आप उसको उसकी ब्लीडिंग को अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे मेरी जो नंद है उसकी शादी थी तो मेकअप आर्टिस्ट ने फैशन कह के आजकल फैशन है रेड के ऊपर ग्लॉस लगाना, उसको रेड लिपस्टिक लगाई, पहले ही उसका दाना बड़ा था, जो अगर खाली मैट रेड लिपस्टिक होती उस पर बहुत प्यारी लगती, लेकिन वो उसने ग्लॉस भी लगा दी मेकअप आर्टिस्ट ने ज़बरदस्ती कह कर। आज फैशन है क्रीम लिपस्टिक ग्लॉसी बिल्कुल और वो ब्लीड कर गई सारी शादी में। जब उसकी नथ टकराती रही, यहाँ से भी ब्लीड की और यहाँ से तस्वीरें, इतना बड़ा मुंह आ रहा था पूरा, मतलब लिप्स। अब कैसे रेड लिपस्टिक को संभालना आसान नहीं होता। अगर वो ब्लीड कर गई तो मेकअप आर्टिस्ट ही उसको संभाल सकती है, कोई और दूसरा भाभी बहन कोई भी नहीं संभाल सकती। तो अगर तो आप मेकअप को अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत ज़्यादा मेकअप करने वाले इंसान हैं तो आप इस ट्रेंड को अवेल कर लें, लेकिन अगर आप रेड लिप्स की ब्लीडिंग को नहीं हैंडल कर सकते तो कोई भी डार्क कलर की लिपस्टिक और ग्लॉस से थोड़ा सा गुरेज दूर रहे। बिल्कुल। वाटरप्रूफ मस्कारा एंड नॉन वाटरप्रूफ आईलाइनर। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वाटरप्रूफ मस्कारा या सेंसिटिव आइज़ हैं, पानी निकल रहा है, ये वो मस्कारा, तो वो वाटरप्रूफ खरीद लेते हैं, लेकिन लाइनर वो जो है वो वही लगाते हैं। तो अगर आपको अपने इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को केटर करना है कि आपकी सेंसिटिव आइज़ हैं, वाटरी आइज़ हैं, तो जब आप मस्कारा ले रहे हैं वाटरप्रूफ तो आप वाटरप्रूफ लाइनर भी ले लें। अच्छा, कल मैं किसी आई स्पेशलिस्ट का एक वो देख रही थी कॉलम, वो बता रही थी कि अगर आपकी सेंसिटिव आइज़ हैं और ड्राई आइज़ हैं जैसे कि मेरी हैं तो आप वाटरप्रूफ मस्कारा अवॉइड करें क्योंकि उसके एक्स्ट्रा केमिकल्स होते हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह। फिर वो मुश्किल से उतरता है, जब वो मुश्किल से उतरता है तो आप उसको और रब करते हैं तो आपकी सेंसिटिव आइज की और वाट लग जाती है, जैसे कि मेरी लग। देखिए, रेगुलर बेसिस पे तो ना करें, लेकिन अगर कोई बेचारा जिसकी आपकी इतनी वाटरी नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जरा सा कुछ लग गया और पानी निकलना शुरू। मेरी ड्राई है, जो कभी कभार मेकअप करते, जैसे तुम्हारे पास आए सैलून, उन्होंने कभी हमें शादी में जाना और जिनको आदत नहीं है आंखों के मेकअप की, उनके पानी आ जाता है। उनके लिए एक आध दफा के लिए तो सही है, एक आध दफा के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपकी सेंसिटिव आइज हैं और आप मस्कारा लगा रहे हैं जो कि ओकेजनली लगा रहे हैं और वाटरप्रूफ खरीद रहे हैं तो लाइनर भी वाटरप्रूफ रख लीजिए, क्योंकि वो तो उनकी आंखों में तो काजल भी लगे तो वो पानी आ जाता है एकदम, फिर वो तो अजीब हो जाएगा मेकअप। ओके, वाटर अभी हो गया, वाटर बेस्ड फाउंडेशन और सिलिकॉन बेस्ड। अच्छा, अब ये जो है वो आम घर में लड़कियां जो मेकअप कर रही हैं उनके लिए भी है और बहुत सारे ऐसे मेकअप आर्टिस्ट जो देख रहे होंगे उनके लिए भी है कि अक्सर लोग जो है वो फाउंडेशंस को मिक्स करते हैं कि एक पंप एक फाउंडेशन से लिया, दूसरा पंप दूसरे फाउंडेशन लिया और फिर उसको मिक्स किया और लगाया, ठीक है। yes. अब मिक्सिंग द टू डिफरेंट फाउंडेशंस इज़ नॉट अ क्राइम, यू शुड ऑलवेज एक्सपेरिमेंट एंड डू इट, एंड समटाइम्स आपको टोन्स को बैलेंस करने के लिए भी करना पड़ता है, वार्म है, कूल है, क्या है, सो इट्स परफेक्टली फाइन। अ लॉट ऑफ टाइम ये भी होता है कि आप गलत फाउंडेशन उठा के ले आते हैं, तो आप अगर डार्क लेकर आ गए तो फिर एक लाइट लेकर आए और उसमें मिक्स कर लें। सो मिक्सिंग फाउंडेशन इज़ वेरी गुड आइडिया, but you have to understand that every foundation has a base. एक होता है silicone based which is more on oil and you know silicons, और दूसरा वाला जो होता है वो वाटर पे बनता है। तो अगर आप वाटर बेस्ड फाउंडेशन लेकर आए, गलत है, उसका कलर आपको लाइट डार्क से चेंज करना है, दूसरा कोई शेड उसमें मिक्स करना है,
तो मेक श्योर करें कि अगर या तो आप उसी ब्रांड का लेकर हाँ, ये बेटर आइडिया है। हाँ, उसी ब्रांड का 19-20 शेड ले लो सेफ चलने के लिए। हाँ। और अगर आप सेफ नहीं हैं और आपको कोई और ब्रांड ऑप्शन में लेना है तो आप फिर मेक श्योर करें कि उसका बेस और उस जो दूसरा खरीद रहे हैं उसका बेस एक होना चाहिए। और वो इंग्रेडिएंट्स में पीछे लिखा होगा, लिखा हुआ होता हाँ, है। तो आप सिलिकॉन बेस्ड को सिलिकॉन बेस से मिला सकते हैं, वाटर बेस को वाटर से मिला सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे और चलूँ मेकअप पे, 2-3 चीज़ें हमारी कपड़ों में रह गई थी। हमें जो है ना हील्स की कॉम्बिनेशन कपड़ों के साथ एक्चुअली नहीं करना आती। बंद जूते कब पहने, खुद से कब पहने, हील्स कब पहने, मोटी हील्स कब पहने, पतली हील्स कब पहने, हमारे लोगों को ये नहीं आती, मुझे भी नहीं आती। मैं किसी और को क्या बोलूँ, इतने प्रोग्राम्स मैं करती हूँ, मुझे भी नहीं समझ आती, बड़ी मुश्किल हो जाती कंबाइन करनी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मैंने देखी है, जब आप साड़ी बांधते हैं तो आधे से ज़्यादा लोगों की या तो जूते दिख रहे होते हैं, हाँ, ये दिख रहे होते हैं, दैट इज ए नो। साड़ी के नीचे से जूते नहीं दिखने चाहिए, कभी नहीं दिखने चाहिए, ओह, कभी नहीं दिखने चाहिए, इट्स क्राइम। हाँ, जो कॉटन की साड़ी है या जो छोटी लेंथ की साड़ी है जो आपके एंकल तक आती है, आप उसके साथ कोई भी फ्लैट्स पहन सकते हैं, कोल्हापुरी पहन सकते हैं, खुद से पहन सकते हैं, उसके साथ फिर आप हील्स नहीं पहन सकते। लोग अक्सर और हील्स भी वो भी मोटी वाली नजर भी आ रही होती है, तंग वाट लग जाती है। आप देखें जो मोस्टली साड़ियाँ पहनती हैं खवातीन, वो वेज पहनती हैं। वेज कंफर्टेबल भी होता है, आगे से थोड़ा सा वो भद्दा भी नहीं लगता, और आपको एक सर्टेन हाइट भी वो दे देता है। और वो छुपी भी होनी चाहिए, वो नजर नहीं छुपी भी होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। तो ये आप अक्सर देखते हैं, मतलब साड़ियाँ पहन ली, चलना नहीं है, बट बगैर हील के कैरी नहीं करना, नहीं, वो सारी चीज़ें अच्छा, आप एहतशाम, एक और बात देखें, बहुत सारे लोग जो हैं उनको नहीं समझ आता, बंद जूते पहने के, खुले जूते पहने, शलवार कमीज के, शलवार कमीज नहीं समझ आता। तो मुझे तो नहीं समझ में आता। कभी कभार अब तुमने पहनी है लॉन्ग शर्ट, वो तो तुमने बंद जूते पहने में, अक्सर मेरे भी मॉडर्न शलवार ट्राउजर के साथ ना अजीब से लगते हैं मुझे कोट शूज। जूते जो है ना, वो मैं ये कहता हूँ कि आपका लुक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग, हर जूता आपके पैर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपका पैर का शेप और या उसका जो कितना मेंटेन्ड है, आपके नाखून कैसे हैं। जिनके प्यारे पैर होते हैं वो कुछ भी पहन लें, उन पे अच्छा ही लगता है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। बट आपका जो पंजे का शेप है, उस हिसाब से आपको जूता अपने लिए सेलेक्ट करना चाहिए। कुछ लोगों पे जिनका चौड़ा पंजा है, उनके लिए खुला जूता इज अ नो। चूड़ीदार के नीचे कौन सा नो है? चूड़ीदार के नीचे आई थिंक जो बहुत पेंसिल हील हो जाती है ना, वो नो है। हाँ, जो ब्लॉक हील हो जाती है वो नो है। आप वेज पहन लें। आप भी जैसे एक आप देखा होगा कोल्हापुरी के साथ उन्होंने ब्लॉक हील ऐड किया, जो 2.5-3 इंच है, वो प्यारी लगती है बिकॉज वो उसका एक अपना ट्रेडिशनल फील है, बट लेकिन आपको वो हाइट भी दे रहा है। बट बहुत वेस्टर्न जूता चूड़ीदार के साथ इट्स अ नो, नहीं। बंद कोट शूज हैं वो, या वो जो डायमंडीज वाली चप्पलें आती हैं मुख्तलिफ किस्म की, जो बड़ी मिडिल ईस्टर्न इंस्पायर्ड है, वो भी नहीं, वो भी बिकॉज आप नहीं, क्योंकि आप चूड़ीदार जैसे अक्सर पेडिक्योर नहीं हुआ होता ना, तो मैं तो बंद जूते पहन के आ जाती हूँ कि भाई पैर ना नजर आए, लेकिन पता नहीं वो बंद जूते मैं सही पहन रही हूँ कि नहीं, कि शलवार कमीज के साथ ज़्यादा बंद जूते वेस्टर्न कपड़ों के साथ तो अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि मैं अब जैसे चूड़ीदार के साथ वेजेस पहनेंगे तो अगर आपने एक देखें, बेसिक होता है आपका एक कोट शूज होता है जो इस तरह का बंद होता है, ठीक है। एक आपका होता है स्ट्रेपी हील्स जो होती है, जो सिर्फ आगे एक पट्टी होती है, ठीक है। अब वो आपको, या जैसे अभी किटन हील्स चली हुई, वो इतनी छोटी छोटी सी, अब वो हर एक को नहीं अच्छी लगती हैं। आप अगर वो फर्शी शलवार के साथ पहन लेंगे तो आप छपड़ लगेंगे, ठीक है, वही ना, वो किटी हील्स ना, वो अजीब लगेंगे। लेकिन अगर आप वही थोड़े टेपर्ड के साथ पहन लेंगे तो आप बेहतर लगेंगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि आपका पैर की क्या सिचुएशन हुई हुई उस वक्त, कितना मेंटेन है, क्योंकि अगर आपका पैर भद्दा है तो फिर आप पे खुले वाले जूते अच्छे नहीं लगते, कोल्हापुरी पहने आप अजीब, फिर आपको बंद ही पहनने ही पड़ेंगे। हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कॉम्बिनेशन जो हम गलत कर रहे थे बिल्कुल सही समझ के, हमें अवेयरनेस ही नहीं थी, काफ़ी आप लोगों ने चीज़ें हमारी हल की। अब घर जाके नाश्ता क्या करें? दूध और अंडा मना, ये समझ नहीं आ रही, सब चीज़ें अलग अलग पीनी, हॉस्पिटल जाना है पर चाय भी 20 मिनट बाद पीनी है, तो क्या करें? कैरी और चाय में पियो। हाँ, चाय साथ लेके जाओ, रास्ते में चाय पिया करें हम। जी, एक छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम 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 बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम सेहतमंद पाकिस्तान की बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको घर बैठे सिर्फ एक क्लिक या फ़ोन कॉल के ज़रिए बिल्कुल फ्री क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा लेने की सहूलत देता है। ना लाइन में लगना है, ना हॉस्पिटल के चक्कर काटने हैं, बस आसानी और राहत के साथ सेहतमंद रहना है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर अलमास काजी, जो कि जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हमारे साथ बैठे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। सो आज सेहत के हवाले से आपसे कुछ सवालात होंगे। आजकल की जो बिज़ी लाइफ है उसमें आप क्या कहते हैं, जो टेली डॉक्टर कंसल्टेशन है, इसके हवाले से आप क्या कहते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? क्या डॉक्टर जांच पड़ताल इस तरह भी कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये फेस टाइम पर या व्हाट्सएप पे? हाँ, ये जो है ना न्यू कंसेप्ट आया है टेलीमेडिसिन, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और डेवलप हुई हैं और डेवलप हो रही हैं। तो इसमें ये था कि पहले लोगों को जो है अपॉइंटमेंट लेना है डॉक्टरों के साथ, बहुत टाइम मिलता था, डॉक्टरों के साथ जाके बैठ रहे हैं वेटिंग लिस्ट में, 2-3 घंटे बाहर बैठे हुए हैं। हाँ, तो इससे ये है कि थोड़ी आसानी हो गई है। हाँ। इसमें ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डेवलपमेंट हो रही है, जिसके ज़रिए जो चीज़ें हर्डल हैं उनको वो कर रहे हैं, जिसमें अब AI का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसके अंदर अभी मीटिंग हुई थी यहाँ पे मूव इन पिक में, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई कि किस तरह से AI हेल्प करेगा। AI हेल्प करेगा। तो ये जो है टेलीमेडिसिन बहुत हद तक जो है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है लोगों को। हाँ। और इसमें उनको वो अमराज जो जिसके अंदर आपको फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं, टेलीफोन पे डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डिस्कस कर, फेस टू फेस डिस्कस कर सकते हैं। ये अक्सर होता है ना, जैसे बहुत सारे अमराज हैं जिसमें आपको टेस्ट कराने हैं, आपने जी टेस्ट कराए और टेस्ट की रिपोर्ट्स आपने उसी तरह भेज दी, तो आपको जाना नहीं पड़ा। बहुत सारी ऐसे चीज़ें जिसमें फिजिकल मुआयने की ज़रूरत नहीं होती, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि वो वाले अमराज। हाँ, फिजिकल मुआयने के अंदर बहुत लिमिटेड अगर होता है तो फिर भी काम चल जाता है उसके अंदर, लेकिन ये है कि आसी हद तक इसके अंदर जो इस वक्त बहुत हद तक जो काम हो रहा है वो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के अंदर बहुत है। रिमोट एरियाज़ के अंदर आप जो है ना ये टेली मेडिसिन के ज़रिए लोगों को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो है ना इंटरव्यूज़ और ये होते हैं, उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव कोई नहीं, सब्जेक्टिव होता है सारा। तो इसमें जितने भी हमारे पास और फिजिकल डिसऑर्डर हैं जिसमें सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करके उसको जो है ना ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं और बता सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, क्या आप ये कहते हैं कि ये एक फ़र्द के लिए है, सही रहेगा, या पूरी फैमिली इसके अंडर आ सकती है? हाँ, ये जो अभी आपने कहा कि सेहतमंद पाकिस्तान, तो ये जो बी ग्लोबल जो इनिशिएटिव है ARY का, उसके तहत ये 3 पिलर्स बनाए गए हैं, जिसमें एक सेहतमंद पाकिस्तान है, एक एजुकेशन है, और एक जो है वो इकोनॉमिकल इनिशिएटिव है इसके अंदर, या आप ये कह लें कि फाइनेंशियल सपोर्ट। तो ये 3 पिलर हैं, डिफरेंट एरियाज में काम करेंगे, लेकिन ये सब एक ही अम्ब्रेला में आएंगे, जिसको कहेंगे ARY बी ग्लोबल। नहीं, तो वो तो सही है। अभी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सेहत एक पार्ट उसका डिस्कस कर रहे हैं। जो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इससे सिर्फ एक फर्द नहीं, एक फर्द से लेके एक फैमिली भी इसमें होता है, पेरेंट्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर एक हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं उनके, वो हैं, या उनके 2 पेरेंट्स हैं, तो एक इस तरह 6 लोग इसके अंदर एक प्रोग्राम में आ सकते हैं। तो अच्छा, अब देखिए जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना, जैसे आपने कहा कि बीमारी होती है, अक्सर हम सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, खुद ही गोलियां खा लेते हैं कि डॉक्टर के पास कौन जाए, लाइन में कौन खड़ा हो, इतने अब बच्चों को नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये वाली चीज़ें तो आती जाती रहती हैं। तो इसमें भी हम इस सहूलत के थ्रू इसमें आसानी, हाँ बिल्कुल आसानी है कि सेल्फ मेडिकेशन से बच सकते हैं आप इसके ज़रिए, कि डॉक्टर बता देगा भाई ये देखिए कितनी खांसी हो रही है। बिल्कुल, बजाय इसके कि आप फार्मासिस्ट से जाके दवा लें, आप ये डॉक्टर से बात करें, वो आपको सही एडवाइस करेगा, सही मेडिसिन एडवाइस करेगा, वो आप ले लें, तो आप उस तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए किन किन बातों का इंसान को ख्याल रखना चाहिए?
देखिए नॉर्मली तो जो इसमें क्वेश्चनियर बनाया गया है ताकि वो लोग जब ऑनलाइन आएँ तो एक क्वेश्चनियर है वो फिल कर लें, लेकिन बेसिकली चीज़ होती है सबसे पहले सिम्टम्स, उसकी जो मरीज़ को तकलीफ़ क्या है वही बताएगा, जब भी तो उसके लिए तो कंसल्टेशन करेगा ना। और उसके ऊपर जो क्वेश्चनियर है वो काफ़ी हद तक आपकी हिस्ट्री जो है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं, जिसमें आपके पास मेडिकल हिस्ट्री है, कोई ऑपरेशन हुआ, ये कोई एलर्जी है, कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो डॉक्टर को एक आपका जो है ना समरी मिल जाती है और उसके बाद फिर वो डॉक्टर आपसे सवाल करके कुछ और मज़ीद पूछना है तो वो पूछ लेते हैं और वो एडवाइस करते हैं। फिर टेस्ट अगर आपने कराए हुए हैं तो वो लाएँ, जैसे सेकंड ओपिनियन किसी को चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाया, उसने कोई ऑपरेशन बताया, जैसे कैंसर के केसेस हैं इसमें बहुत हद तक लोग कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा स्टेजेस नहीं पता होता, सही डायग्नोसिस नहीं हुई, सही टेस्ट नहीं हुए, तो उसके लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो वो आके सेकंड ओपिनियन हमसे ले सकते हैं, जिसमें नंबर आ रहा होगा या स्क्रीन पे वो ले सकते हैं उसके। अच्छा, जैसे आपसे पहले जो है वो ऑनलाइन बात की, उसके बाद जो सेकंड विजिट है उसके लिए उनको महसूस हुआ कि भाई अब आपके पास फिजिकल अटेंडेंस देना ज़रूरी है, जी जी। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास ये सहूलत हासिल करने के बाद फिजिकली भी फिर आके? जी बिल्कुल, हमने जो है ना ये अभी यूनाइटेड हॉस्पिटल है, पाक इंटरनेशनल है और कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे हमने जो है ना ये टाइमिंग्स रखे हैं अपने। खासकर मैंने अपने जिसमें फ्राइडे सैटरडे जो है 4 to 6 और 7 to 9 KMC में, यूनाइटेड में 4 to 6 है PM। तो इस तरह अगर लोग आके फिजिकली फेस टू फेस अगर दिखाना चाहते हैं और फर्दर डिस्कस करना चाहते हैं तो ये सहूलत भी अवेलेबल है। और इस तरह या तो पहले आके फिजिकली दोनों चेकअप करा लें और बाद में उसको फॉलो अप जो है वो दोनों तरह से ऑनलाइन करते रहें। ये तो कराची की हद तक है, लेकिन जैसे अब ग्लोबल नेशनल वाइड अगर है तो उसके लिए हम ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि लोग अगर रजिस्टर्ड होते हैं और अगर वो मेंबर बनते हैं ARYB ग्लोबल के, तो वो उनको ये सहूलत हासिल होगी, तो हम उनके डोर स्टेप पे भी ये सहूलत पहुंचा सकते हैं कि वो जैसे लाहौर है, इस्लामाबाद है, तो वहाँ जाएं हम और वो वहाँ पे डॉक्टर जो कोई। अच्छा, कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर्स किस किस फील्ड से जो हैं वो अवेलेबल है? इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम फील्ड से अवेलेबल हों। जैसे सर्जन हूँ मैं, तो मैं जनरल सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक, अगर कोई कैंसर है, आंतों का है, ब्रेस्ट कैंसर है, दूसरी चीज़ें हैं, बहुत वाइड चीज़ें कवर करते हैं। जैसे डायबिटीलॉजिस्ट हैं या हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, किडनी के डॉक्टर हैं, रोमेटोलॉजिस्ट हैं, जॉइंट पेन वगैरह जिनको हो रहा है, ऑर्थोपेडिक हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है वो जॉइंट के लिए। तो ये सारी जो है ना इसमें एक पूरा जो है ना ये ग्लोबल एक गुलदस्ता समझ लें डॉक्टरों का। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का। तो ये था सेहतमंद पाकिस्तान की कहानी, ARYB ग्लोबल का इनिशिएटिव आपके सामने। यहाँ हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।